मानवा की शुरुआत में हमें डिमोनिक मूरिम अलायंस, जिसे डीमन पैलेस भी कहा जाता है, उसको दिखाया जाता है। वहां पर बहुत लोगों की भीड़ जमा हुई थी। तभी एक गार्ड कहता है, अरे यार, यहाँ पर आज तो बहुत ज्यादा भीड़ जमा हुई है। इसे सुन साइड वाला गार्ड कहता है, हाँ, भीड़ तो होगी ही, क्योंकि वो लोग हर किसी को एडमिशन दे रहे हैं, भले ही वो किसी भी फैक्शन या सेक्ट से बिलोंग करता हो। आखिर कौन ही इस अपॉर्चुनिटी को मिस करेगा। आगे से वो पहले वाला पर्सन कहता है, काश मैं यंग होता तो मैं भी अप्लाई करता। तभी वो गार्ड शॉक्ड होकर आगे देखते हुए कहता है, क्या कोई मर गया है? इसे सुन वो पहले वाला गार्ड कहता है, अरे यार, डीमन पैलेस कंपटीशन अभी शुरू भी नहीं हुआ और तुम अभी से क्लाइमैक्स पर पहुंच गए। आगे से वो मोटा गार्ड कहता है, तो फिर आखिर ये अंडरटेकर यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं बताना चाहता हूँ, अंडरटेकर उसे कहते हैं जो लोग लाशों को दफनाने से पहले रेडी करते हैं, और यही हमारी मानवा का एमसी है। तभी वो ऊपर देखकर अपने मन में कहता है, ये तो बस मेरी नई शुरुआत है ग्रैंडपा। आगे एमसी कहता है, मेरा नाम बू योनसोल है। ये नाम मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने दिया जब मैं उन्हें स्नोफील्ड में अबंडेंट पड़ा मिला था। वो भी एक अंडरटेकर थे और मैंने उन्हीं से अंडरटेकर कैसे बने वो सीखा। आगे से छोटा योनसोल कहता है, ग्रैंडपा, ये पर्सन एक्सपर्ट है अपने स्विफ्ट स्वॉर्डमैनशिप स्टाइल में। इसे सुन ग्रैंडपा कहते हैं, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? आगे से योनसोल कहता है, ये बहुत स्किनी है लेकिन इसके लेफ्ट लेग की मसल काफी ज्यादा टोन्ड है, और यही कैरेक्टरिस्टिक उसके स्वॉर्डमैनशिप स्टाइल को बताती है। इसे सुन ग्रैंडपा उसको शाबाशी देते हुए कहते हैं, तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा तेज है, तुम एक ह्यूमन गिफ्टेड अंडरटेकर हो। आगे से योनसोल खुश होते हुए मन में कहता है, ये बहुत हार्ड है क्योंकि बाहर सभी लोग हमें हेट करते हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं ग्रैंडपा के साथ बहुत खुश था। लेकिन एक दिन, इतना कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है योनसोल और ग्रैंडपा बिस्तर पर सोए थे। तभी ग्रैंडपा अपनी जगह से उठ जाते हैं। बाहर मौसम भी काफी ज्यादा खराब लग रहा था। आगे से ग्रैंडपा विंडो की ओर देखते हुए मायूस होकर कहते हैं, लगता है मेरे पुराने पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। आगे से वो योनसोल को हाथ लगाकर उठाने लगते हैं और कहते हैं, चलो एक गेम खेलते हैं, आखिर कौन डेड पर्सन बनने की एक्टिंग अच्छे से करता है। इसे सुन योनसोल कहता है, ग्रैंडपा, इतनी रात को? आगे से ग्रैंडपा कहते हैं, अगर तुमने अच्छा किया तो मैं तुम्हें नए कपड़े और जो तुम्हारी मनपसंद स्वॉर्ड है उसे तुम्हें दूंगा। इसे सुन योनसोल भी खुश हो जाता है। आगे से ग्रैंडपा योनसोल को कॉफिन में बंद करते हुए मुस्कुराकर कहते हैं, सियोल, इस टाइम सनराइज तक इंडोर करने की कोशिश करना। आगे से योनसोल भी इसके लिए मान जाता है। ग्रैंडपा योनसोल को बंद कर वहीं पर खड़े थे। तभी वो अपनी सॉर्ड को कसकर पकड़ लेते हैं और घर से बाहर निकल आते हैं, और आगे अपनी पेनी नजर से देखते हुए कहते हैं, तुमने खुद को बहुत अच्छे से हाइड करके रखा है, जैसे कोई चूहा हो। तभी आगे से एक ब्लैक हुड वाला पर्सन निकलते हुए कहता है, ओ, तो ऐसा है, आखिर तुम कैसे हो सेवन ब्रांच डिमोनिक ब्लेड बू जानयांग? इस नाम को सुन ग्रैंडपा कहते हैं, बहुत दिन हो गए इस नाम को सुने हुए। आगे से वो ब्लैक हुड वाला पर्सन गुस्से में कहता है, तुमने अपनी वाइस पैलेस मास्टर की पोजीशन को छोड़ दिया ताकि तुम ये घटिया सा काम कर सको। इतना कहकर वो पर्सन ग्रैंडपा पर अटैक कर देता है। उसकी टेक्निक का कोई नाम नहीं था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। आगे से ग्रैंडपा उसके अटैक को अपने हाथों से पकड़कर रोकते हुए कहते हैं, मैंने ये लाइफ चुनी ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। इसे सुन वो हुडी वाला पर्सन भी हंसने लगता है। तभी ग्रैंडपा अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें खुद को मारने दूंगा, लेकिन यहाँ पर नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इनोसेंट लोगों की जान जाए।
आगे से वो हुडी वाला पर्सन कुछ सोचते हुए मान जाता है और कहता है, यहाँ से भागने की तुम सोचना भी मत। आगे हमें योनसोल को दिखाया जाता है। वो अभी भी कॉफिन में बंद था। तभी वो कॉफिन का दरवाजा खोलते हुए बाहर निकल आता है और रोते हुए अपने मन में कहता है, मुझे सच में न्यू यूनिफॉर्म और शर्ट चाहिए, लेकिन मैं इसे और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। तभी योनसोल की नज़र बाहर पड़ती है और वो आजू बाजू देखते हुए कहता है, ग्रैंडपा, आखिर वो कहाँ पर गए? यूजुअली वो यहाँ पर खड़े होकर मेरा वेट करते हैं। क्या कोई उन्हें बुलाने आया था? सच में यार, वो लोग हमें ह्यूमंस की तरह नहीं देखते जस्ट बिकॉज क्योंकि हम अंडरटेकर है। तभी वो कुछ देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। बाहर का नजारा बहुत ज्यादा भयानक था। इसे देख योनसोल काफी डर जाता है और ग्रैंडपा की फिक्र करते हुए उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में दौड़ पड़ता है। आगे वो कुछ देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। ग्रैंडपा बहुत ज्यादा बुरी हालत में वहां पर पड़े थे। उनकी ऐसी हालत को देख योनसोल चिल्लाते हुए पास चला जाता है और कहता है, ग्रैंडपा, आखिर आपकी ऐसी हालत किसने की? आगे से ग्रैंडपा कहते हैं, सियोल, क्या ये तुम हो? इसे सुन योनसोल कहता है, हाँ ग्रैंडपा, ये मैं हूँ। लेकिन आपको ये क्या हुआ? आगे से ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे लगता है मेरे जाने का टाइम आ गया। अगर मैं मर गया तो तुम ये अंडरटेकर का काम मत करना और अपनी लाइफ खुशी से जीना। आगे से योनसोल कहता है, आप चुप हो जाओ, आपको कुछ नहीं होगा ग्रैंडपा। आगे से ग्रैंडपा कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, कभी मेरा बदला लेने के बारे में मत सोचना। इसे सुन यूनसोल के आंखों में आंसू आ गए थे और वो अपने दांत बीचते हुए गुस्से में कहता है, नो ग्रैंडपा, उन लोगों ने आपकी ये हालत की, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अगर ऐसा नहीं तो मैं भी आपके साथ ही आऊंगा। आप हमेशा कहते थे इस जगह और हिल में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं आपके बिना यहाँ रहने से अच्छा हिल में रहना पसंद करूंगा। आगे से दर्द में कराते हुए ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे लगा मरने के बाद मैं शांति से रहूंगा। योनसोल, ये मेरी लास्ट विश है। प्लीज तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाओ और जितने भी पल हमने साथ गुजारे वो मेरी लाइफ के सबसे हसीन पल थे। तभी ग्रैंडपा मरकर धड़ाम से जमीन पर जाकर गिरते हैं। उन्हें ऐसा देख योनसोल कुछ सोच नहीं पाता कि आखिर अभी ये हुआ क्या, और वहीं पर खड़ा था। आगे हमें योनसोल के लाइफलेस आंखें और इमोशनलेस चेहरे को दिखाया जाता है। वो ग्रैंडपा को टेबल पर लिटाकर साइड में खड़ा था। आगे योनसोल कहता है, ग्रैंडपा, आपने मुझे रिवेंज लेने को मना किया क्योंकि आप मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे, और बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है, लेकिन इस बार मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मैं उन सभी कमीनों को चुन चुन कर मार डालूंगा। आगे वो ग्रैंडपा की बॉडी को एग्जामिन करते हुए कहता है, उनके हाथों को डेफिनेटली सेम टाइम पर काटा गया और वो अटैक ऊपर से नीचे की तरफ किया गया, और ये काफी रेयर मूव है। और उससे भी ज्यादा अजीब, उसने बीच में ही अपने मुंह को चेंज कर दिया ताकि वो ग्रैंडपा की आंखों पर अटैक कर सके। इस टाइप की स्ट्रेंज शॉर्ट टेक्निक डिमोनिक पाथ वालों के ही हो सकती हैं। इस तरीके के वाउंड टियानजू योगा टेक्निक से ही किए जा सकते हैं, और उनके बैक पर हिडन वेपन के टोटल 93 कट्स हैं। यहाँ तक कि स्काईफुल ऑफ फॉलिंग फ्लावर टेक्निक में भी 66 अटैक होते हैं। लगता है उसने किसी ऐसे वेपन का यूज किया जो एक ही टाइम पर हंड्रेड्स ऑफ अटैक को कर सकता है। और ग्रैंडपा की जीभ और नाखून भी कलरलेस हो गए हैं, और ये सिर्फ किसी लीथल पॉइजन से हो सकता है। एक ऐसा पॉइजन जिसे पुट्रीड फ्लेश और ब्लड रोटन हो जाता है। और आगे से योनसोल कहता है, एक ऐसा डिमोनिक पाथ वाला पर्सन जिसने टियानजू योगा टेक्निक को सीखा हुआ है और वो हाई कैलिबर के हिडन वेपन को यूज करता है, और उसी के साथ लीथल पॉइजन जिसकी वजह से फ्लेश और ब्लड सड़ जाता है। इस टाइप के लोग बहुत ज्यादा कम होंगे।
चाहे जो हो जाए मैं उन सबको ढूंढ निकालूंगा। तभी हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हमें योनसोल को दिखाया जाता है। वो गेट पर अपने नाम की एंट्री कर रहा था। तभी आगे से वो गार्ड कहता है, आखिर ये बम्पकिन सेक्ट और जानियंग क्लैन कहाँ पर है? आगे से वो चिल्लाते हुए योनसोल से कहता है, अगर तुम अपना फिंगरप्रिंट नहीं देना चाहते तो यहाँ से वापस जा सकते हो। तभी वो कुछ देख बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। योनसोल ने दांतों से अपनी उंगली को काट लिया था। आगे वो अपने खून से फिंगरप्रिंट लगाते हुए अपने मन में कहता है, जब से ग्रैंडफादर मुझे छोड़कर चले गए मेरी लाइफ पूरी तरह से तबाह हो गई और मेरे पास रिवेंज को छोड़कर अब कुछ बचा नहीं है। और ये कंपटीशन यही बनेगा मेरा फर्स्ट स्टेप टुवर्ड माय रिवेंज। आगे हमें बताया जाता है, ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स एक ये मुस्लिम वर्ल्ड के दो पावर्स हैं और उनके बीच सदियों से फाइट चली आ रही है। ऑर्थोडॉक्स सेक्ट जो जस्टिस और राइटियस है वो मुस्लिम अलायंस के साथ है, और अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट जो सिर्फ पावर को ही वर्शिप करता है। और इन्हीं दो फोर्सेस ने काफी लंबे समय से मुस्लिम वर्ल्ड में बैलेंस बनाए रखा है। लेकिन ऑर्थोडॉक्स सेक्ट ने खुद को पुश कर 18 मार्शल मास्टर का क्रिएशन कर दिया। मुस्लिम अलायंस के इस नए खतरे की वजह से निमन पैलेस ने अपनी पावर को एडवांस करने का डिसाइड किया और वहीं से 10 डिमन मास्टर्स के क्रिएशन की शुरुआत हुई। उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया वो 10 टैलेंटेड बच्चों का सिलेक्शन करेंगे और उन्हें 10 डिमोनिक सेक्ट की मार्शल आर्ट को सिखाया जाएगा। और इसी बात को सुन बहुत सारे यंग लोग आज यहाँ डिमोनिक पैलेस में इकट्ठा हुए हैं। आगे हमें उन सभी कॉम्पिटिटर्स को दिखाया जाता है। योनसोल उनके साइड से जाते हुए मन में कहता है, मुझे कुछ लोगों में से फॉर्मिडेबल ऑरा सेंस हो रही है। उनमें से कुछ मेरे ग्रैंडफादर के किलर के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। वो किलर एक ऐसा मार्शल मास्टर है जिसकी कैपेबिलिटीज को मैं जज भी नहीं कर सकता। उस जैसे पर्सन से रिवेंज लेने के लिए मुझे भी उसके लेवल तक पहुंचना होगा और उसके लिए मुझे वन ऑफ द 10 डिमन मास्टर्स में से एक बनना होगा, क्योंकि यही एक रास्ता है जिसकी मदद से मैं जल्द से जल्द स्ट्रॉन्गर बन सकता हूँ। आगे हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है जो कि अपने आगे कुछ देख बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक अपीयरेंस वाला मास्टर और उसके कुछ साथी आकर खड़े हो गए थे। आगे से वो मास्टर कहता है, मेरा नाम हेड इंस्ट्रक्टर योग रियून्यूंग है। उसका नाम सुन बच्चे खुसफुसाते हुए कहते हैं, क्या यही वो फेमस गोल्ड डैगर ब्लड आई है? तभी आगे से वो हेड इंस्ट्रक्टर कहता है, आज यहाँ पर पूरे डिमन सेक्ट में से ग्रेटेस्ट प्रोडिजीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। जो लोग हमारे सारे ट्रायल को पास कर पाएंगे सिर्फ वही वन ऑफ द 10 डिमन मास्टर्स बन पाएंगे। तुम्हारे फर्स्ट ट्रायल में डिमन पैलेस के मार्शल मास्टर तुम्हारे फिजिकल एप्टीट्यूड को चेक करेंगे। इस बात को सुन बाकी कैंडिडेट्स चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर ये किस टाइप का ट्रायल है और कंपटीशन का क्या हुआ? आगे से वो डिमन पैलेस के मार्शल आर्टिस्ट सभी कैंडिडेट को चेक करने लगते हैं और जिनका भी फिजिकल एप्टीट्यूड ठीक है उन्हें पास कर देते हैं। तभी पीछे खड़ा योनसोल अपने मन में कहता है, अगर तुमने फिजिकल एप्टीट्यूड को पास कर दिया तो तुम नेक्स्ट ट्रायल में जा सकते हो। आगे से एक मार्शल आर्टिस्ट योनसोल की तरफ ही आने लगता है और योनसोल का हाथ पकड़कर अपने मन में कहता है, ये बच्चा तो काफी ज्यादा खराब हालत में है। मुझे यकीन नहीं हो रहा उसने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का सोचा। तभी वो योनसोल की आंखों की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन इसका ये किलिंग इंटेंट काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं इसको पास नहीं कर सकता। और वहां से चला जाता है। उसे जाता देख आगे से योनसोल अपने मन में कहता है, मुझे लगा ही था यही होगा। आज तक मैंने जो भी सीखा है वो सिर्फ लाशों को ही देखते हुए सीखा है। मुझे नहीं लगता मैं इस टेस्ट को पास कर पाऊंगा, लेकिन ये मेरा एंड नहीं हो सकता। तभी अनाउंसमेंट होती है, फर्स्ट ट्रायल खत्म हो गया है। इसे सुन एक बच्चा चिल्लाते हुए कहता है,
ये काफी ज्यादा अनफेयर है। अगर फिजिकल एप्टीट्यूड को ही देखकर 10 डिमंस का सिलेक्शन करना था तो फिर इस कंपटीशन को होस्ट करने का क्या ही मतलब। उसकी बात को सुन, हेड इंस्ट्रक्टर कहता है, मार्शल आर्ट सीखने के लिए तुम्हारी मसल और बोन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। तुम एक ऐसी बेसिक स्टैंडर्ड को भी पास नहीं कर सकते और अब किस बात की कंप्लेंट कर रहे हो। आगे से वही बच्चा कहता है, लेकिन हमें भी एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसको सुन वो हेड इंस्ट्रक्टर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, डोंट वरी, सेकंड ट्रायल में उन लोगों को पिक किया जाएगा जिनके पास पुअर फिजिकल एप्टीट्यूड है लेकिन वो मार्शल आर्ट को सीख सकते हैं। और सेकंड ट्रायल को अभी इसी वक्त शुरू किया जाता है। एक दूसरे से फाइट करो और खुद को सरवाइव करो जब तक तुम लोगों में से सिर्फ एक ही पर्सन जिंदा ना बचे। इसको सुन बच्चे घबराते हुए कहते हैं, क्या हमें सच में एक दूसरे को मारना होगा? लेकिन हम सब तो एक ही साइड पर हैं। आगे से वही बच्चा कहता है, अगर ऐसी बात है, चाहे वो मेरे लिए अच्छा हो या बुरा, पर अगर मुझे किसी को मारना होगा तो वो तुम हो। इतना कहकर वो अपने स्पीयर को पकड़कर फेंकते हुए कहता है, मैं आज तुम्हें जान से मार डालूंगा। आगे से आ रहे उस अटैक को देख योनसोल भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है, उस लड़के ने अपना भाला फेंक कर मारा था। वो सीधा योनसोल के साइड में जो लड़की खड़ी थी उसके सीने में जाकर धंसता है। आगे से वो लड़का क्रीपी वे में कहता है, आज ही का वो दिन है जब मैं तुम्हें मार डालूंगा रेड ड्रैगन। आगे से वो लड़की बहुत ज्यादा इंजर्ड हालत में खड़ी थी और ब्लड लॉस होने की वजह से जमीन पर धड़ाम से गिर जाती है। योनसोल उसी की तरफ ही देख रहा था और अपने मन में कहता है, उसने सच में इसको जान से मार डाला। उसने नैरोली उसकी रिब्स को अवॉइड किया और सीधा हार्ट पर अटैक किया। उसकी अपीयरेंस भले ही वीक हो लेकिन उसके रिफ्लेक्सेस और एबिलिटी बहुत शार्प है। आगे वही लड़का अपने स्पीयर को उसकी छाती से निकालते हुए कहता है, अगर किसी और को भी इसी तरह मरना है तो आ जाओ। मैं वी वुनचुंग आज सबको जान से मार डालूंगा। उसकी बातों को सुन हेड इंस्ट्रक्टर कहता है, वो बहुत ज्यादा रेकलेस है और उसमें जरा भी कॉमन सेंस नहीं है। एज एक्सपेक्टेड ये पूरी जगह सिर्फ वर्थलेस फूल से भरी हुई है। आगे वो साइड वाला मार्शल आर्टिस्ट अपने मन में कहता है, इस जैसे बैटल में अगर तुम दूसरों के लिए थ्रेट बन जाओगे तो ऑटोमेटिकली तुम सबके टारगेट बन जाओगे। तभी एक लड़का उस वी वुनचुंग पर अटैक कर उसे जान से मार डालता है और उस लड़के पर और एक लड़का चाकू से स्टैब कर देता है। आगे हेड इंस्ट्रक्टर कहता है, द यंगर वंस जिन्हें मरना नहीं चाहिए वो भी अभी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं और वो लोग बेरहमी से एक दूसरे की जान लेने लगे। उनकी सेंसेस पैरालाइज्ड हो गई जब उन लोगों ने अपने ट्रू पोटेंशियल को फेस किया। तभी हेड इंस्ट्रक्टर कुछ देर शॉक्ड हो गया था और हैरानी से उसी तरफ ही देखने लगते हैं। वो मार्शल आर्टिस्ट भी देख खुश होते हुए कहता है, ओ लगता है वो सभी लोग फूल्स नहीं हैं। हमें दिखाया जाता है बाकी सभी लोग एक दूसरों को मारने काटने में लगे हुए थे लेकिन योनसोल और एक लड़का मस्त आराम से साइड में खड़े थे। उन लोगों को ऐसा मार काट करता देख योनसोल अपने मन में कहता है, क्या ही बंच ऑफ फूल्स है। दे लॉस्ट देमसेल्फ टू द फियर ऑफ डेथ और बिना सोचे एक दूसरे को मारने लगे। जबकि हेड इंस्ट्रक्टर योक रियोनुंग ने कमांड दिया था कि सर्वाइव करो जब तक सिर्फ एक ही बचा रहे। इसका मतलब इम्पोर्टेंट थिंग किलिंग नहीं बल्कि सर्वाइविंग है। मैं अपनी सर्वाइवल की गारंटी दे सकता हूँ अगर मैं अच्छे से सोचूं और कोल्डली एक्ट करूं। और अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करते हुए कहता है,
चाहे कुछ भी हो जाए मुझे सरवाइव करना होगा। आगे हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने लोहे की चेन पर लगे मेटल बॉल को घुमाते हुए बाकी सभी को मार रहा था। तभी उसकी नजर योनसोल पर पड़ती है और वो कहता है, आखिर ये कौन है? देखने से तो बहुत ज्यादा पथेटिक है। क्या वो अब तक शैडो में छुपा हुआ था? लेकिन योनसोल आगे से डेड बॉडी को ही इंस्पेक्ट करते हुए टेक्निक की बारीकियों को जान रहा था। आगे से वो लड़का अपने वेपन से अटैक करते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। उसका अटैक सीधा योनसोल की तरफ ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका अटैक योनसोल के बालों को छूते हुए साइड में जाकर हिट होता है। आगे से वो लड़का हंसते हुए कहता है, आखिर वो बॉक्स क्या है तुम्हारे पास? क्या तुम कोई पेडलर हो या फिर कोई टेम्पर रिलिक्स है उसमें? लेकिन योनसोल कुछ नहीं बोलता और अपनी पास्ट मेमोरीज को याद कर रहा था। वो उस न्यू जोड़ी कपड़े और एक शॉर्ट के सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक लेटर था जो कि ग्रैंडपा ने उसको बर्थडे विश करते हुए ये दोनों चीजें गिफ्ट की थी। इस बात को याद कर योनसोल बहुत ज्यादा गुस्से में भड़क उठता है और अपनी शॉर्ट को लेकर खड़ा होने लगता है। आगे से वो लड़का अपना अटैक रेडी करते हुए कहता है, लगता है अब तुम गिव अप करने वाले हो। आखिर तुम उस छोटी सी शॉर्ट से मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे? तभी वही दूसरा लड़का उस पे पीछे से अटैक कर देता है और बस एक ही अटैक में उस लड़के को जान से मार डालता है और योनसोल से कहता है, मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसा पथेटिक ट्रैश दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करे, ये मेरे लिए चीजों को और आसान बनाता है। लेकिन आगे से योनसोल उसकी बातों को फुल इग्नोर मारता है। वो लड़का आगे कहता है, तुम्हारी आंखें काफी अच्छी हैं, लेकिन लगता है तुमने अभी तक कोई मार्शल आर्ट को नहीं सीखा। और पीछे से आ रहे लड़के पर बिना देखे अटैक करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे जैसे चींटी को कभी भी मसल सकता हूँ। उसकी बातों को सुन योनसोल उसकी तरफ देखने लगता है। तभी हेड इंस्ट्रक्टर कहता है, वो लड़का एक्सटर्मिनेशन स्वॉर्ड को पकड़े हुए हैं। आखिर वो ब्लैक सोल स्वॉर्ड की लेगेसी को क्यों लिए हुए है जो कभी स्ट्रॉन्गेस्ट वंडरर स्वॉर्डमैन की थी? आगे से वही ब्लैक हेड मार्शल आर्टिस्ट कहता है, उसका नाम न्योंग वुनग्यांग है। उसने कहा कि डीप सेक्युलेट वैली में उसने ब्लैक सोल की सीक्रेट मैनुअल और स्वॉर्ड को डिस्कवर किया। उसने सिर्फ मैनुअल से ही ट्रेनिंग की है, जिसकी वजह से उसके फॉर्म पॉलिश नहीं है और उसके मूवमेंट में भी काफी ज्यादा ओपनिंग है। लेकिन फिलहाल के लिए वो सिर्फ अकेला डिसाइपल है ब्लैक सोल का। भले ही वो फिजिकली स्ट्रेंथ में लैकिंग हो, लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है 10 डीमन मास्टर बनने के लिए। मुझे तो लगता है वही लास्ट में विनर होगा। इसे सुन आगे से हेड इंस्ट्रक्टर कहता है, वो सच में एक्सटर्मिनेशन स्वॉर्ड के लिए अनवर्दी है, लेकिन एटलीस्ट वो सभी लोगों में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर तो है। इस पर वो मार्शल आर्टिस्ट भी एग्री हो जाता है। लेकिन कुछ देव कहता है, हाँ लेकिन क्या हो अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए? आगे योनसोल को दिखाया जाता है। वो कहता है, इस लाश के कट मार्क्स काफी ज्यादा रफ है। लगता है किसी भारी तलवार से अटैक किया गया है। आगे से न्योन वुंगयांग अपनी शॉर्ट का खून साफ करते हुए कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम आखिर तक सरवाइव कर पाओगे। उस पूरे ग्राउंड में कटी फटी लाशों के बीच सिर्फ वो दोनों ही खड़े थे। आगे न्योंग कहता है, अगर मैं तुम्हें मार डालूं तो मैं भी 10 डीमन मास्टर्स के लिए कैंडिडेट बन सकता हूँ। और उंगली से इशारा करते हुए कहता है, चलो फिर जल्दी से अटैक करने को आ जाओ। आगे से योनसोल शांत खड़ा था और अपने मन में कहता है, वो लड़का यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन मैंने पहले ही उसकी वीकनेस के बारे में पता लगा लिया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है,
योनसोल अपनी शॉट को लेकर न्योंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। आगे से न्योंग कहता है, क्या मैं तुम्हारे स्किल्स को थोड़ा सा टेस्ट करूं? और बहुत तेजी से योनसोल की ओर आगे बढ़ने लगता है और अपने अटैक को यूज कर योनसोल पर बहुत सारे कट्स लगाकर आगे बढ़ जाता है। आगे से हंसते हुए कहता है, क्या तुम सिर्फ डॉजिंग ही कर सकते हो? ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। आखिर तुम लास्ट तक सरवाइव कैसे कर गए? पीछे खड़ा ब्लैक हैट मार्शल आर्टिस्ट कहता है, देखने से ऐसा लगता है कि वो बहुत बुरी तरह से मार खा रहा है, लेकिन अगर तुम क्लोजली देखो तो उसने अपनी बॉडी को हर एक स्ट्राइक के लास्ट में ट्विस्ट कर दिया ताकि वो फेटल राउंड को अवॉइड कर सके। उसने न्योंग वुनयांग के अटैक पैटर्न को बस उसकी छोड़ी हुई लाशों को एग्जामिन करके पता लगा लिया। आखिर क्या ही एस्टोनिशिंग लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका। तभी यूनसोल आगे से कहता है, तुम्हारी शॉट टेक्निक सच में पथेटिक है। तुमने मुझे इतने ज्यादा अटैक किए, लेकिन फिर भी तुम सिर्फ मेरी बॉडी पर कुछ खरोचे ही दे पाए। आगे से वही ब्लैक हेड मार्शल आर्टिस्ट कहता है, वो उसको खुद पर अटैक करने के लिए प्रोवोक कर रहा है और ये काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन किसी पर अटैक करना ये बहुत ज्यादा डिफरेंट मैटर है। उसके इस कमजोर और कटी फटी हालत में एक प्रॉपर अटैक को लैंड करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। आगे से योनसल की बातों को सुन न्योंग कहता है, मैं तुम्हें थोड़ी और देर जीने देने वाला था, लेकिन तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो। क्या तुम्हारी जल्दी मरने की विश है? और योनसोल पर अटैक करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी ये विश जरूर पूरी करूंगा। आगे से योनसोल उसे ही आते हुए देख रहा था और अपने मन में कहता है, ये चांस सिर्फ एक ही बार मिलेगा। उसने जिनको मारा उनकी लाशों को एग्जामिन कर मुझे रियलाइज हुआ, उसकी फिनिशिंग स्ट्राइक हमेशा एम करती है अपने अपोनेंट के वाइटल पॉइंट पर। डिटेल्स में कहूँ तो स्पेसिफिकली हार्ट और हेड पर। जब वो अपने मर्डरस इंटेंट को रिलीज करता है तो उसकी स्वॉर्ड इनविटेबली अपोनेंट के अपर बॉडी की तरफ मूव करने लगती है। तभी योनसोल नीचे झुककर न्योंग के अटैक को डॉज कर लेता है। उसे ऐसा करता देख न्योंग भी शॉक हो गया था। तभी योनसोल नीचे से अपनी स्वॉर्ड को लेकर न्योंग के गले की तरफ अटैक करने को बढ़ता है। तभी हमें योनसोल की पास्ट मेमोरी को दिखाया जाता है। ग्रैंडपा कह रहे थे, टियानजू एक्यूपॉइंट को ट्रेन करना एक टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट के लिए भी काफी ज्यादा टफ होता है। अगर कोई छोटा बच्चा भी अपनी फुल स्ट्रेंथ से अटैक करे तो एक ट्रेन अडल्ट को भी इजीली मार सकता है। और तभी योनसोल अपना अटैक कर देता है सीधा न्योंग के गले के आर पार, और बस एक ही अटैक में उसका खेल खत्म। न्योंग मरकर धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है और योनसोल अपनी स्वॉर्ड को लेकर वहीं पर खड़ा था और आजू बाजू देखते हुए कहता है, क्या सब कुछ खत्म हो गया? आगे से वही मार्शल आर्टिस्ट कहता है, ये क्या हो गया? तभी हेड इंस्ट्रक्टर कहता है, मुझे उस लड़के से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि वो ब्लैक सोल की स्वॉर्ड आर्ट को यूज कर रहा था, लेकिन वो मारा गया। तभी घंटे की आवाज होती है और हेड इंस्ट्रक्टर खुश होकर योनसोल का नाम चिल्लाते हुए कहते हैं, कांग्रेट्स बू योनसोल, तुमने सेकंड ट्रायल को पास कर लिया है। लेकिन आगे से योनसोल बस अपने मर्डरस इंटेंट को रिलीज कर बस देखे जा रहा था और एनर्जी एग्जॉस्ट होने की वजह से बेहोश हो जाता है। तभी वो डर से अपनी आंखें खोलता है और अपने आजू बाजू देखने लगता है। वहां पर उसके साथ पहले से सिलेक्ट हुए सारे कंटेस्टेंट्स थे। तभी हमें समंदर को दिखाया जाता है और हमें पता लगता है उन सभी लोगों को शिप में भरकर कहीं पर ले जाया जा रहा है। आगे से योनसोल होश में आकर अपने मन में कहता है, क्या मैं ब्लड लॉस होने की वजह से बेहोश हो गया था?
मेरी इंजरीज काफी ज्यादा थी, लेकिन अभी मुझे कोई भी पेन फील नहीं हो रहा। क्या उस रिनाउंड फिजिशियन उसे डिमोनिक पैलेस ने बुलाया था? चलो उस बात को साइड में रखते हैं। ये जो लोग यहाँ पर हैं, उनकी बॉडी काफी ज्यादा वेल ट्रेन है और कुछ फेसेस काफी ज्यादा फेमिलियर हैं। क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले ट्रायल को पास किया है? वो लोग सभी मुझे घूरकर देख रहे हैं। तभी वही ब्लैक हेड मार्शल आर्टिस्ट शिप का दरवाजा खोलते हुए कहता है, हम लोग नेक्स्ट ट्रायल की लोकेशन पर पहुंच गए हैं, द हेल आइसलैंड। और वो जगह सुनहरे लाल रंग में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी, जैसे सच में नरक हो। तभी वो ब्लैक हेड मार्शल आर्टिस्ट नीचे उतरकर कहता है, ये हिल आइसलैंड है, चलो अब तुम लोग जल्दी से नीचे उतर आओ और मुझे फॉलो करो। उसकी बात को सुन वो सभी लोग शिप से नीचे उतर आते हैं। तभी वो पर्सन माउंटेन में बनी गुफाओं की ओर इशारा करते हुए कहता है, आज से तुम लोग यहाँ पर रहोगे। अपना सारा सामान, कपड़े और हथियार यहीं पर छोड़ दो और जो क्लॉथ्स और वेपन हमने प्रिपेयर किए हैं उसे पहनकर बाहर आओ। तुम्हें जो भी केव सूट करती है वो तुम फ्रीली चूज कर सकते हो। आगे से योनसोल उन सभी को ही बारीकी से देख रहा था और चलते हुए कहता है, देखने से ये प्लेस ठीक है, मुझे लगा यहाँ ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, लेकिन ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। तभी दो लोग आपस में केव को लेकर झगड़ रहे थे। लड़की कहती है, ये प्लेस मेरी है। उसे सुन आगे से लड़का कहता है, क्या नॉनसेंस है, मैं यहाँ पर पहले आया था और तुम इस चीज को रिजर्व नहीं कर सकती सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें वो चाहिए। तभी एक तीसरा लड़का वहां पर आते हुए कहता है, अरे झगड़ा मत करो, यहाँ पर और भी बहुत सारी केव हैं, तुम उनमें से एक ले लो। न्यूनसोल वहां से जाते हुए कहता है, इन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं है कि आखिर सेकंड ट्रायल में हुआ क्या, और वो सभी लोग अपना गार्ड डाउन करके हैं। जिन लोगों ने भी फर्स्ट ट्रायल को पास किया उनमें से बहुत लोग एक्सपेंसिव क्लॉथ्स पहनकर हैं। लगता है वो सभी प्रेस्टिजियस क्लैन से हैं। और सोचते हुए कहता है, अच्छा तो ट्रायल वो जगह है जहाँ पर अनवांटेड लोगों को आसानी से मार सकते हैं। तभी वो ब्लैक हेड गार्ड योनसोल के पीछे आकर कहता है, क्या तुमने अभी तक अपनी केव को सिलेक्ट नहीं किया? तुम पहले से ही बहुत ज्यादा स्लो हो, अब और डिले मत करो। वो योनसोल और अपने मन में सोचते हुए कहता है, उसने मेरे अट्रैक्शन को अपने किलिंग इंटेंट से ग्रैब किया और उसने एक्चुअली में यहाँ तक सरवाइव भी कर लिया। तो चलो देखते हैं आगे ये लड़का क्या कुछ कर पाता है। और योनसोल से कहता है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो जल्दी से चूज करो। तभी योनसोल अपनी फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है, मैं ये केव चूज करता हूँ। वो एक बहुत ही छोटी, गंदी और काफी ज्यादा घिनौनी केव थी। तभी वो ब्लैक हेड मार्शल आर्टिस्ट कहता है, तुमने अपनी खुद के जैसे ही घटिया सी जगह को चूज किया। ये काफी डिस्गस्टेड है बू योनसोल। लेकिन वो अपने मन में खुश होते हुए कहता है, वो सच में एक जीनियस है। फर्स्ट टाइम देखने से ये कोई छोटी डर्टी केव लगती है, लेकिन ये सिर्फ इसका एंट्रेंस है। अंदर बहुत ज्यादा खाली जगह है जहाँ पर तुम आराम से रह सकते हो और ट्रेनिंग कर सकते हो। और छोटी एंट्रेंस होने की वजह से तुम इंट्रूडर से भी बचे रहोगे। ज्यादातर लोग इसकी एंट्रेंस को देख मना कर देते हैं, लेकिन ये लड़का कुछ अलग है और वहां से जाते हुए कहता है, चलो जाओ, जल्दी से खुद को रेडी कर लो। आगे योनसोल अपनी यूनिफॉर्म लगाकर रेडी हो गया था और सच में वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। आगे वो सभी लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं और वो ब्लैक हेड पर्सन अनाउंस करते हुए कहता है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर तुम्हें अब क्या करना है। हेल आइसलैंड घर है 10 मार्शल आर्ट फैसिलिटीज का। तुम इस 10 मार्शल आर्ट बिल्डिंग में से कोई भी मार्शल आर्ट को सीख सकते हो।
तुम उन सभी को एक साथ सीख सकते हो या फिर एक ही मार्शल आर्ट को सीखने पर फोकस कर सकते हो। तुम्हें हर चीज की फ्रीडम है। तुम सो सकते हो, खेल सकते हो, मार्शल आर्ट सीख सकते हो या फिर अकेले ट्रेन कर सकते हो। तुम्हें जो चाहिए वो करो। आगे से इसे सुन योनसोल अपने मन में कहता है, ये काफी ज्यादा वियर्ड है। सेकंड ट्रायल एक नरक जैसा था। ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोग हमें इतना पीसफुली ट्रेन करने दे रहे। बाकी बच्चे डिस्कस कर रहे थे कि हमें कौन सी मार्शल आर्ट को सीखना चाहिए। एक लड़का कहता है, फायर रेन शॉर्ट क्लैन की मार्शल आर्ट अच्छी है। मैंने सुना है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। आगे योनसोल कहता है, वो सभी लोग एक ही प्लेस की तरफ जा रहे हैं, द फायर रेन शॉर्ट सेक्ट। मैंने सुना है कि वो डिमोनिक सेक्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल है। ऐसी सेक्ट की मार्शल आर्ट सीखना काफी ज्यादा यूजफुल होगा, लेकिन ये मेरे लिए सेम नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक मार्शल आर्ट को सीखा नहीं है। तभी योनसोल कुछ सोचते हुए दूसरी तरफ चला जाता है और वो एक झोपड़ी के आगे आकर रुक जाता है और आगे देखते हुए कहता है, क्या मैं सही जगह पर आया हूँ? द वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन। वो लोग 10 डिमन सेक्ट में बेयरली स्टैंड करते हैं, लेकिन वो फिर भी डिमन सेक्ट में शामिल हैं। इसका रीजन उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट मास्टर को प्रोड्यूस करने की हिस्ट्री। मेरे ग्रैंडफादर ने मुरिम के बारे में बताते हुए उनके बारे में कहा था। इसी के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तभी ग्राउंड हिलने लगता है और कोई जमीन से निकलते हुए कहता है, आखिर तुम कौन हो यार? और सिर्फ जमीन से अपना सिर बाहर निकालते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ पर 10 डीमन मास्टर में से एक बनने के लिए आए हुए हो? और ये पर्सन होता है वॉन्डरिंग बिस्ट पवेलियन का सीक्रेट पवेलियन मास्टर सावू। सावू को देख योनसोल एक पल के लिए शॉक्ड हो गया था और आगे से ग्रीट करते हुए कहता है, मैं यहाँ पर वॉन्डरिंग बिस्ट पवेलियन की मार्शल आर्ट को सीखने के लिए आया हुआ हूँ। इसे सुन मास्टर सावू योनसोल को बारीकी से ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। मेरा मार्शल आर्ट सिखाने का कोई इंटेंशन नहीं है, तो तुम यहाँ से चले जाओ, और स्पेशली किसी ऐसे कमजोर लड़के को तो बिल्कुल भी नहीं। इसे सुन योनसोल कहता है, मैंने सुना है कि अगर मैं वंडरिंग बीस्ट पवेलियन की मार्शल आर्ट को सीखूं, तो मैं किसी भी सिचुएशन में सरवाइव करने की पावर को हासिल कर लूंगा। आगे से मास्टर सावू कहते हैं, जल्द ही ये मार्शल आर्ट धूल में मिल जाएगी क्योंकि ग्रेटेस्ट ऑफ जीनियसेस को भी इसे सीखने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। हमारी मार्शल आर्ट बॉडी मॉडिफिकेशन से शुरू होती है और तुम्हारी हालत देख लगता है तुम एक भी दिन टिक नहीं पाओगे। अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई तो तुम यहाँ से जा सकते हो। इसे सुन योनसोल घुटनों के बल झुक जाता है और कहता है, आप मुझे सिखाने के लिए एग्री हो गए तो मैं मेरे न्यू मास्टर को मेरी रिस्पेक्ट शो करता हूँ। योनसोल को ऐसे देख मास्टर साबू कहता है, क्रेजी ब्रैड, और जमीन से बाहर निकलते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन तुम कंफ्यूज्ड मत होना। मैं तुम्हें सिर्फ इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये डीमन पैलेस का ऑर्डर है। और खड़े होकर कहता है, मैं वॉन्डरिंग बिस्ट पवेलियन का मास्टर साबू हूँ, तुम मुझे मास्टर साबू कह सकते हो। आगे से योनसोल अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, जिस पर मास्टर साबू उसे रोकते हुए कहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरे लिए ट्रेनी नंबर 1 हो। और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहते हैं, तो चलो अब इसे सीखने के लिए शुरुआत करते हैं। मास्टर साबू ने जो एनर्जी रिलीज की थी, वो एनर्जी अटैक सीधा योनसोल के आंखों पर हिट होता है। उसकी वजह से उसके आंखों के साथ कुछ तो होता है और उसकी पूरी विजन ब्लॉक हो जाती है। तभी योनसोल कहता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी मास्टर सावू कहते हैं, डरो मत, मैंने वॉन्डरिंग नाइट पवेलियन की टेक्निक को यूज कर तुम्हारी विजन को टेम्परली सील्ड कर लिया है। ये एक नेसेसरी स्टेप है वॉन्डरिंग बिस्ट पाथ को सीखने के लिए। ये एक बेसिक मार्शल टेक्निक है वॉन्डरिंग नाइट पवेलियन की। इसे सुन योनसोल शॉक में चला गया था। आगे से मास्टर सावू कहते हैं, ये टेक्निक तुम्हारी सेंसेस को और ज्यादा बढ़ा देगी और तुम्हें 20 जैसे रिफ्लेक्सेस प्रोवाइड करेगी।
हमारी मार्शल आर्ट बाकियों के जैसे नहीं है। हर एक सीखने वाले के अंदाज से ये बदलती रहती है और इसी वजह से वंडरिंग बीस्ट पाथ को सीखना और भी ज्यादा मुश्किल है। बहुत लोगों ने इसको मास्टर करने का ट्राई किया लेकिन फेल हो गए। लेकिन अगर तुम इस टेक्निक को मास्टर कर पाए तो तुम वंडरिंग बीस्ट के सेंसेस को अर्न कर पाओगे। लेकिन बहुत से लोग इस पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही मारे जाते हैं। तुम्हें इस लैक ऑफ विजन में खुद को ढालना होगा। अगर तुम ऐसा कर पाए तो मैं फिर से वापस आऊंगा। और ऐसे ही कुछ और टाइम बीत जाता है। घबराए हुआ युनसोल अपने मन में कहता है, मुझे लगा मेरी विजन जाने के बाद मेरी बाकी सेंसेस शार्पर हो जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा। क्या मास्टर साहू ने कहा नहीं था कुछ देर बाद तुम्हारी सेंसेस वापस आ जाएगी? क्या उन्होंने झूठ बोला? अब बहुत लेट हो गया है, मुझे जल्द से जल्द इस सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करना होगा। इतना बोलकर योनसोल अपने आजू बाजू का जायजा लेने लगता है। तभी वो अपने मन में कहता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग डीमन मास्टर बनने के लिए एक दूसरे से compete कर रहे हैं। क्या होगा अगर किसी ने मुझ पर एम्बुश कर दिया? तभी योनसोल को ऐसा महसूस होता है कि कोई उस पर अटैक करने वाला है। उसके अटैक को डॉज करने के लिए योनसोल मूव करता है, लेकिन विजन ब्लॉक होने की वजह से वो जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। आगे योनसोल अपने मन में कहता है, विजन ब्लॉक होने की वजह से मेरा बैलेंस भी ठीक नहीं है, मुझे पहले इसे ठीक करना होगा। और ऐसे ही करते करते रात हो जाती है। मास्टर साहू मस्त खा पीकर डकार लेते हुए झोपड़ी से बाहर निकल कहते हैं, मैं बेट लगाता हूँ अब तक वो बच्चा हार मान चुका होगा। लेकिन तभी वो देखते हैं योनसोल ग्राउंड पर तेजी से मूवमेंट कर रहा था। उसी देख मास्टर साहू कहते हैं, ये काफी यूनिक है। ज्यादातर ट्रेनीज अपनी सेंसेस वापस आने तक वेट करते हैं, लेकिन ये बच्चा खुद से ही एक इमेजिनरी एनिमी को सोच वाइल्डली मूवमेंट कर रहा है। मे बी इसी की वजह से वो इतनी तेजी से खुद को इस माहौल में एडजस्ट कर पाया। आगे योनसोल अपनी मूवमेंट कर ग्राउंड पर लैंडिंग करता है। तभी मास्टर साहू कहते हैं, बहुत अच्छा, अब तुम्हें इसकी आदत हो गई है। और अपनी स्वॉर्ड निकाल कर कहते हैं, तो चलो अब मेरे स्वॉर्ड से बचकर दिखाओ। और योनसोल पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देते हैं। ऐसे ही करते करते दिन बीत जाते हैं। हमें दिखाया जाता है योनसोल मास्टर साहू के अटैक की वजह से पीछे जमीन पर जाकर गिरता है। मास्टर साहू उसके सामने ही खड़े थे। तभी वो खड़ा होने लगता है। इसे देख मास्टर साहू फिर से योनसोल पर अटैक कर उसके पेट पर हिट करते हैं। आगे से मास्टर साहू अपने मन में कहते हैं, आज ट्रेनिंग का तीसरा दिन है, लेकिन उसने मुझसे ट्रेनिंग को लेकर एक सवाल नहीं किया और बस मुझसे पीटे जा रहा है। आगे से योनसोल अपनी शॉट की मदद लेकर खड़ा होने लगता है। तभी मास्टर साहू योनसोल से कहते हैं, आखिर तुम मुझसे कुछ पूछ क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम्हें जानना नहीं है इस टेक्निक की थ्योरी और अटैक को कैसे अवॉइड करे? इसे सुन योनसोल कहता है, आपने कहा था कि वंडरिंग नाइट पवेलियन का एसेंस खुद से इनलाइटमेंट को हासिल करना है, तो मुझे लगा आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। यूनसोल की बात सुन मास्टर साहू हैरान हो गए थे और खुश होकर कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा। और फिर से यूनसोल पर अटैक करते हुए कहते हैं, तो चलो वापस इसको कंटिन्यू करते हैं। तभी कुछ अजीब होता है। योनसोल की विजन ब्लॉक होने के बाद भी उसे मास्टर साहू क्लियरली सेंस हो रहे थे। इसे महसूस कर योनसोल कहता है, मुझे फील हो रहा है मैं शॉर्ट पाथ को अब देख सकता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना ही, मैं उनके अटैक को अब डॉज नहीं कर सकता। तभी योनसोल अपनी शॉर्ट से मास्टर साहू के अटैक को अपना पूरा दम लगाकर ब्लॉक करने की कोशिश करता है। योनसोल को इसमें काफी दिक्कत हो रही थी। आगे से योनसोल को देख मास्टर साहू शॉक्ड हो गए थे और अपने मन में कहते हैं, क्या उसने खुद से मेरे साइलेंट अटैक को ब्लॉक कर दिया, और वो भी बस 3 दिन की ट्रेनिंग में। तभी मास्टर साहू योनसोल को पीछे झटक देते हैं और योनसोल घसीटते हुए पीछे जाकर गिरता है और अपने मन में कहता है, मुझे लगता है मैं उनके अटैक को अभी प्रॉपरली ब्लॉक नहीं कर सकता। तभी मास्टर साहू योनसोल की तरफ एक बोतल फेंकते हुए कहते हैं, इसे जल्दी से पी लो। आगे से योनसोल इसके लिए मास्टर साहू को थैंक यू कहता है और बोतल को पीने लगता है।
तभी वो कुछ महसूस कर कहता है, ये कोई नॉर्मल वाटर नहीं है। इसे पीते ही सडनली मेरी बॉडी में एनर्जी आ गई और मुझे ऐसा लग रहा है जितना भी मेरा खून बह गया था वो वापस आ रहा है। आखिर ये है क्या? आगे से मास्टर साहू कहते हैं, ये अल्टीमेट स्प्रिंग स्पिरिचुअल वाटर है जिसे मैंने अपनी पूरी लाइफ सेव करके रखा था, लेकिन मुझे लगता नहीं उसे ये देने से ये वेस्ट हो गया, क्योंकि अभी मैं किसी ऐसे वन ऑफ द लाइफ टाइम जीनियस से मिला हूँ जिसका मैं पूरी लाइफ इंतजार कर रहा था। आगे हमें नेक्स्ट दिन को दिखाया जाता है। योनसोल और मास्टर साहू अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी मास्टर साहू स्मिर्क करते हुए कहते हैं, अब मेरे इस अटैक को रोकने की ट्राई करो, और योनसोल पर अटैक कर देते हैं जिसे योनसोल नीचे झुककर डॉच कर लेता है। तभी मास्टर साहू योनसोल के पीछे जाते हुए कहते हैं, ये उतना भी खास नहीं था, और योनसोल पर पीछे से अटैक कर देते हैं जिसे योनसोल बिना देखे ही अपनी शॉट से ब्लॉक कर देता है और अपने मन में कहता है, क्या उन्होंने अपना अटैक करना रोक दिया? आगे से मास्टर साहू जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा, जिसको मैं इतने टाइम ढूंढ रहा था वो पूरे टाइम मेरे सामने ही था। आगे से योनसोल कहता है, मेरी आंखें ठीक हो गई, अब मैं देख सकता हूँ। आगे से मास्टर साहू कहते हैं, बू योनसोल, तुम डीमन मास्टर बनने के बारे में भूल जाओ और मेरे पवेलियन के ऑफिशियल डिसाइपल बन जाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं बस 10 सालों में तुम्हें डिमोनिक फैक्शन के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर में से एक बना दूंगा। मास्टर साहू की बात सुन योनसोल अपने मन में कहता है, वो मुझे डिमोनिक फैक्शन के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल मास्टर बना देंगे, और उनको देख लगता भी नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये बात क्लियर है कि ग्रैंडफादर को जिसने मारा वो पर्सन बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड है, और इस सिचुएशन में बस वॉन्डरिंग बिस्ट पवेलिंग की मार्शल आर्ट को सीख मैं सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। और आगे मास्टर साहू से कहता है, मुझे डीमन मास्टर ही बनना है। योनसोल की बात सुन मास्टर साहू शॉक्ड हो गए थे और नाराज होते हुए कहते हैं, यह इम्पॉसिबल है। यहाँ तक कि ग्रैंड हेवनली डीमन एम्परर जिन्होंने अपनी खुद की मार्शल आर्ट को क्रिएट किया, उनके लिए भी यह आसान नहीं होगा। हर एक मार्शल आर्ट एक स्पेसिफिक फिजिक और एनर्जी को सूट करती है। तुम कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन तुम सिर्फ 2 या 3 मार्शल आर्ट को ही सीख पाओगे। आगे से योनसोल माफी मांगते हुए कहता है, मुझे फिर भी डीमन मास्टर ही बनना है। योनसोल की बात सुन मास्टर साहू अपने मन में कहते हैं, क्या उसका माइंड चेंज करने का कोई रास्ता नहीं है? और योनसोल से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें आज से डिफरेंट मार्शल आर्ट को सिखाऊंगा। इसे सुन योनसोल कहता है, लेकिन मैंने तो सिर्फ वॉन्डरिंग बिस्ट पवेलियन की बेसिक को ही सीखा है। आगे से मास्टर साहू कहता है, मेरे पवेलियन की मार्शल आर्ट किसी स्टेप या थ्योरी से नहीं सीखी जा सकती, और पीछे मुड़कर योनसोल पर अटैक कर देते हैं जिसे योनसोल अपनी शॉट से ब्लॉक कर देता है। और आगे से कहते हैं, तुम स्टार्टिंग से ही वॉन्डरिंग बिस्ट पाथ को प्रैक्टिस कर रहे हो। इस बात को सुन योनसोल कहता है, इसका मतलब उन्होंने जो भी शॉर्ट स्ट्राइक मुझ पर की वो एक्चुअली वाइल्ड बीस्ट पाथ के फॉर्म थे। इसके लिए योनसोल मास्टर साहू को थैंक यू कहता है। इस पर मास्टर साहू कहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये डीमन पैलेस का ऑर्डर था। आगे से योनसोल कहता है, लेकिन आपने मुझे वो हेवनली एलिक्सर दिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आगे से मास्टर साहू कहते हैं, भूल जाओ उसे। इस बात को सुन योनसोल भी शॉक्ड हो गया था। आगे मास्टर साहू कहते हैं, ऐसे ही जियांगो वर्क करता है। अगर तुम फेवर और ग्रजेस को भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। इसे सुन योनसोल सोच में पड़ गया था और कहता है, ठीक है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। और मास्टर साहू को अपनी लास्ट रिस्पेक्ट शो करता है और वहां से चलकर जाने लगता है। मास्टर साहू वहीं पर खड़े थे। आखिर इस जैसा हिडन ड्रैगन कहाँ से अपीयर हो गया? लगता है हेल आइसलैंड पर जल्द ही खून की बारिश होने वाली है। आगे चलकर जाते हुए योनसोल कहता है, वाइल्ड बीस्ट पाथ जिसे मैंने सीखा उसकी वजह से मैं बहुत दूर तक सेंस कर पा रहा हूँ। मैं इस हालत में रेस्ट नहीं कर सकता, मुझे इसको कंट्रोल करना सीखना होगा।
और अब से मैं अपनी सेंसेस को जितना हो सके उतना सप्रेस करके रखूंगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं किसी गिरते हुए वाटर ड्रॉपलेट को पकड़कर रखे हुए हूँ। और अभी के लिए इतना करना ही काफी होगा। और अपना मैप निकालकर देखते हुए कहता है, तो नेक्स्ट मुझे कहाँ पर जाना चाहिए? डीमन पैलेस यहाँ पर लोगों को हमेशा के लिए ट्रेन करने को नहीं रखेंगे और मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, तो फिर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। मुझे डिमोनिक सेक्ट के फाउंडर हेवनली डीमन एम्परर जोक वावुन, जिन्हें फायर रेन सॉर्ड एम्परर भी कहा जाता है, उनके फायर रेन सॉर्ड सेक्ट में जाना होगा। आगे हमें फायर रेन सॉर्ड सेक्ट को दिखाया जाता है। योनसोल उनके दरवाजे पर आकर खड़ा था और मन में कहता है, अगर वॉन्डरिंग डिस्क पवेलियन के मार्शल हॉल को मैं इससे कंपेयर करूं तो ये एक पैलेस के जैसे हैं। और आगे बढ़कर गेट पर नॉक करता है। आगे से एक मास्टर गेट खोलते हुए कहता है, आखिर इस टाइम पर कौन विजिटर यहाँ पर आया है? आगे योनसोल को देख वो कहता है, अरे तुम तो एक ट्रेनी हो। आगे से योनसोल उसे ग्रीट करते हुए कहता है, मैं यहाँ पर फायर रेन सॉर्ड सेक्ट की मार्शल आर्ट को सीखने के लिए आया हूँ। आगे से वो मास्टर कहता है, चलो मुझे फॉलो करो। और अपनी इंफॉर्मेशन बताते हुए कहता है, यहाँ की सॉर्ड आर्ट पूरे डिमोनिक मार्शल आर्ट में से सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है और उतनी ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी। तुमसे पहले जो लोग यहाँ पर आए थे उन्होंने एलिमेंट्री ट्रायल को पहले ही पास कर इंटरमीडिएट ट्रायल को चले गए हैं। आखिर तुम आधे मंथ लेट आए, इसका कोई रीजन है? आगे से योनसोल कहता है, पास्ट हाफ मंथ तक मैं वंडरिंग बीच पवेलियन में मार्शल आर्ट सीख रहा था। इसे सुन वो मास्टर कहता है, तुमने वंडरिंग बीच पवेलियन कहा? तो क्या तुमने वाइल्ड बीस्ट पाथ को सीख लिया? इसे सुन योनसोल हाँ कहता है। योनसोल की बात सुन वो मास्टर मन में कहता है, मुझे पता है ये लड़का जीनियस है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो सकता कि उसने बस आधे मंथ में वाइल्ड बीस्ट पाथ को सीख लिया। मुझे तो लगता है उस खुसट बुड्ढे साऊ ने इसे लात मारकर हकल दिया होगा। और आगे से इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम जिन गाक है और यहाँ पर मैं बिगिनर्स के ट्रायल के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम मुझे इंस्ट्रक्टर कह सकते हो, लेकिन क्या तुम सच में फायर रेन सॉर्ड सेक्ट की मार्शल आर्ट को सीखना चाहते हो? अभी भी टाइम है, तुम कहीं और जा सकते हो। आगे से योनसोल कहता है, मुझे आपकी बात समझ आ गई, लेकिन फिर भी मुझे सिर्फ फायर रेन सॉर्ड सेक्ट के ही मार्शल आर्ट को सीखना है। योनसोल की बात सुन मास्टर जिनगाक फ्लोर पर एक जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से उनके पीछे एक फ्लैग निकल आता है। उसकी तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए वो कहते हैं, ये इंट्रोडक्टरी फॉर्म और प्रैक्टिकल मेथड है फायर रेन 13 फॉर्म का। इसको स्टडी करो और खुद से ट्रेन करो। उस फॉर्म को देख योनसोल हैरान हो गया था और कहता है, आखिर मुझे इसके साथ क्या करना होगा? आगे से मास्टर जिनगा कहते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब? क्या तुम्हें शॉर्ट मैनुअल पढ़ना नहीं आता? इस पर योनसोल हाँ कहता है, जिसे सुन मास्टर जिनगाक भी बहुत शॉक्ट हो गए थे। उनकी तो हवाइयाँ उड़ गई थी। आगे योनसोल कहता है, यहाँ पर आने से पहले मैंने कभी भी स्वॉर्डमैनशिप को सीखा नहीं है। इस बात को सुन मास्टर जिनगाक के तोते उड़ गए थे। वो भी सोच में पड़े थे, आखिर ये कमीना यहाँ तक पहुंचा तो पहुंचा कैसे? आगे मास्टर जिनगाक कहते हैं, क्या तुमने सच में कोई स्वॉर्डमैनशिप नहीं सीखी? आगे से योनसोल अपना सिर खुजाते हुए हाँ कहता है। इसको सुन मास्टर जिनगाक मन में कहते हैं, रिकॉर्ड में भी इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है और सेकंड ट्रायल में भी इसने कोई स्पेसिफिक मार्शल आर्ट को यूज नहीं किया। भले ही वो किसी भी बेसिक स्वॉर्डमैनशिप को नहीं जानता, लेकिन दूसरी तरफ सेकंड ट्रायल की उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल और रिफ्लेक्सेस और केव चूज करते टाइम उसकी इनसाइट, अगर वो बिना कुछ सीखे इस लेवल पर है, अगर हमने उसको प्रॉपरली ट्रेन किया तो वो पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा देगा, आग लगा देगा आग। आगे वो इंसोल से कहता है, भले ही तुम्हें शॉर्ट स्टेप नहीं दिख सकते, फिर भी तुम इसको पढ़ सकते हो। इसे सुन युनसोल उसको पढ़ने लगता है, जहाँ पर लिखा था फुल बॉडी रिलैक्सेशन फ्लो इनटू वन। इसका मतलब समझाते हुए मास्टर जिनगा कहते हैं, स्वॉर्डमैनशिप करते टाइम अपनी बॉडी को रिलैक्स करो
और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करो। तुम्हें स्पेसिफिकली अपनी कोर और वेस्ट को रिलैक्स करना होगा। इसे सो न्यूनसोल एक अजीब सा पोज बना लेता है। उसे देख मास्टर जिंगा कहते हैं, ये कमीना तो नल्ला है, लगता है मुझे इसको बेसिक से सब कुछ सिखाना होगा। और यूनसोल को बताने लगता है, ऐसे खड़े हो जाओ, अपनी बॉडी और माइंड को कंट्रोल करो। यूनसोल जल्द ही सही पोजीशन में खड़ा हो जाता है। आगे मास्टर जिंगा कहते हैं, उसका पोस्चर ठीक हो गया। और आगे कहते हैं, गुड, अब मैं तुम्हें फायर रेन 13 फॉर्म को इमीडिएटली सिखाऊंगा। और योनसोल को एक एक कर स्टेप बाय स्टेप पूरी टेक्निक को सिखाने लगता है। और जल्द ही योनसोल उस फायर रेन 13 स्वॉर्डमैनशिप को सीख लेता है और अच्छे से परफॉर्म करने लगता है। उसे देख मास्टर जिंगाक अपने मन में कहते हैं, एज एक्सपेक्टेड वो सच में जीनियस है। और योनसोल से कहता है, ठीक है, अब यहाँ पर एक एनिमी है ऐसा इमेजिन करो और अपनी फायर रेन 13 फॉर्म को उस पर यूज करो। ये एक एग्जाम है, तुम्हें इंटरमीडिएट चेंबर में जाने के लिए तुम्हारे बेसिक मूव्स के शॉर्ट इंटेंट को परखा जाएगा। आगे योनसोल मन में कहता है, एग्जाम, ये अपॉर्चुनिटी मैंने सोचा उससे पहले आ गई, मुझे खुद को हर हाल में साबित करना होगा। और वो मास्टर जिंगा की बात को याद कर खुद के सामने एक इमेजिनरी एनिमी को क्रिएट कर लेता है और शॉर्ट निकालकर अपनी फायर वेन 13 फॉर्म की फर्स्ट टेक्निक टीयरलेस वर्ल्ड विंग को यूज करता है। मास्टर जिंगा साइड में खड़े योनसोल को देख रहे थे। तभी योनसोल फायर रेन 13 फॉर्म की थर्ड टेक्निक फॉगी ड्रिफ्टिंग को यूज कर उस एनिमी पर शॉर्ट स्लैशेस लगाने लगता है। योनसोल को टेक्निक परफॉर्म करता देख मास्टर जिंगा शॉक्ड हो गए थे। स्मोकी ड्रिफ्टिंग क्लाउड, ये टेक्निक यूजुअली सॉफ्ट स्पिरिटेड होती है, लेकिन जिस तरह से योनसोल इस टेक्निक को यूज कर रहा है ये काफी स्ट्रेंज और शार्प है। उसकी कॉन्शियसनेस चेंज हो गई। शॉर्ट टेक्निक के बेसिक मूव्स को चेंज करना ये सिर्फ एक ग्रैंड मास्टर के लिए पॉसिबल है, लेकिन उसकी ये मूव्स किलिंग इंटेंट से भरी हुई है, जैसे वो अपने मास्टर या फिर अपने पेरेंट्स के एनिमी को फेस कर रहा हो। उसने फायर रेन 13 फॉर्म टेक्निक को पूरी तरह से चेंज कर दिया। आखिर उसने किस टाइप की हेल लाइफ को जिया है। आगे यूनसोल अपने मन में कहता है, ये स्ट्रेंज है, मेरे फिंगर टिप का फ्लो मेरे शॉर्ट पाथ को चेंज कर रहा है। क्या इसका रीजन वाइल्ड बीस्ट पाथ है? जितना ज्यादा मैं फायर रेन 13 फॉर्म को यूज कर रहा हूँ, मेरी वाइल्ड बीस्ट पाथ की सेंसेस और ज्यादा शार्पन हो रही है। मुझे उन दोनों को कंप्लीटली फ्यूज करना होगा। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो ये स्वॉर्डमैनशिप फायर रेन 13 फॉर्म से कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी। मुझे जल्द से ओरिजिनल शॉर्ट बेसिक पर लौटना होगा। तभी वो कुछ देर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। उसके सामने ग्रैंडफादर के किलर की इमेजिनेशन आ खड़ी हो गई थी। उसे देख योनसोल कहता है, ये वही कमीना है जिसने ग्रैंडफादर को मारा और बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और अपने फायर रेन 13 फॉर्म के 7 टेक्निक ओवरटर्निंग 4 सीज को यूज कर उस पर अटैक कर देता है। और आगे देख कहता है, उसकी मूवमेंट काफी ज्यादा फास्ट है, जितने भी लोगों से मैं अब तक मिला उन सभी से ज्यादा फास्ट। तभी वो किलर अपनी शॉट बाहर निकाल लेता है और योनसोल पर अटैक कर देता है। वो अटैक सीधा योनसोल की गर्दन को ही हिट होने वाला था। उसे योनसोल डॉज कर लेता है और आगे कहता है, मैं उसे भागने के लिए स्पेस नहीं दे सकता, मुझे सारी टेक्निक को एक साथ यूज करना होगा। और आगे बढ़कर सभी टेक्निक को कंबाइन कर उस किलर पर अटैक कर देता है। योनसोल के सारे अटैक सीधा उसे ही हिट होते हैं, लेकिन उस किलर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी वो किलर फिर से अटैक करता है। उसका अटैक सीधा योनसोल के हाथ पर हिट होता है और उसके अटैक की वजह से योनसोल के दोनों हाथ कटकर अलग हो जाते हैं। तभी योनसोल की इमेजिनेशन खत्म हो जाती है। खौफ से योनसोल की पूरी बॉडी कांप रही थी और उसके हाथ से उसकी शॉट भी छूटकर गिर जाती है। योनसोल को ऐसे देख मास्टर जिंगा कहते हैं, वो हार गया और खुश होते हुए कहता है, तुम पास हो गए, जिसे सुन योनसोल भी हैरान हो गया था। आगे मास्टर जिंगा कहते हैं, एलिमेंट्री चेंबर में तुम्हारी शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग और रियल फाइट में तुम्हारी फायर रेन 13 फॉर्म की एग्जीक्यूशन को देखा जाता है।
तभी वो योनसोल की बड़ी शॉट को लात मारकर हवा में उछालकर पकड़ते हुए कहते हैं, तुमने इन सभी चीजों को प्रूव किया, इसलिए तुम पास हो गए। और योनसोल को शॉट पकड़ाते हुए कहते हैं, तुम्हारी फायर रेंज 13 फॉर्म इनक्रेडिबल है, अब तुम इंटरमीडिएट चेंबर में जा सकते हो। योनसोल इसे सुन एक पल के लिए सोच में पड़ गया था और मास्टर जिंगा को इस सभी के लिए थैंक यू कहता है। आगे से मास्टर जिंगा कहते हैं, ऐसे ही हार्ड वर्क करते हुए आगे बढ़ते रहो, लेकिन तुम्हारा शॉर्ट इंटेंट, स्पेसिफिकली कहूँ तो तुम्हारा किलिंग इंटेंट काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अपने किलिंग इंटेंट के आगे खुद को कमजोर मत पड़ने देना। इसे सुन यूनसोल फिर से उन्हें ग्रीट कर चला जाता है। उसे वहां से जाता देख मास्टर जिंगा मन में कहते हैं, ये बात सच है कि उसने वाइल्ड बीस्ट पाथ को सीखा, क्योंकि उसकी लर्निंग स्पीड बाकियों के मुकाबले काफी ज्यादा है, लेकिन वो इंटरमीडिएट चेंबर की तरफ मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा पहले जा रहा है। तभी यूनसोल इंटरमीडिएट चेंबर का दरवाजा खोल अंदर आता है। तभी कोई कहता है, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन यहाँ की सारी स्पॉट पहले से फुल हो गई है, तो यहाँ से जल्दी से फूट लो। और ये पर्सन होता है चियोन वुंगयांग, इंटरमीडिएट ट्रायल का इंस्ट्रक्टर। यूनसियोल उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए कहता है, मैं लेट हो गया क्योंकि मैं लास्ट 2 वीक से वॉन्डरिंग नाइट पवेलियन में ट्रेनिंग कर रहा था। इसे सुन मास्टर कहते हैं, ओह, मुझे तो लगा तुम एलिमेंट्री चैम्बर में टीचिंग ले रहे हो। और मन में कहते हैं, लगता है इसे उन लोगों ने लात मारकर हकाल दिया होगा। और यूनसियोल से कहते हैं, चलो ठीक है, जैसे कि तुमने एलिमेंट्री चैम्बर की टीचिंग पास कर ली तो तुम यहाँ पर बैठ सकते हो, लेकिन मुझे पता नहीं तुम इससे कितना सीख पाओगे। आगे वो इंस्ट्रक्टर बताने लगता है, फायर रेन थंडरिंग सोड रैपिड मूवमेंट से बना हुआ है। अगर तुम अपनी स्वॉर्ड के साथ उतने ज्यादा स्किल्ड नहीं हो तो तुम खुद को ही हर्ट कर लोगे। ये मार्शल आर्ट रियल कॉम्बैट में यूज करने के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, बिल्कुल फायर रेन 13 फॉर्म जैसे। भले ही ये एक बेसिक मार्शल आर्ट हो, फिर भी तुम्हें इसे अच्छे से सीखना होगा। हमारा मेन फोकस विनिंग पर नहीं बल्कि खुद की स्किल को और ज्यादा शार्पन करना है। तभी वो आवाज लगाकर कहते हैं, बायोक हंसुंग, तुम यहां पर आगे आओ। खुद के डुअल फाइट के लिए एक अपोनेंट को चूज करो। इस पर वो पूछता है, क्या मैं किसी को भी फ्रीली चूज कर सकता हूं? इस पर मास्टर भी हाँ कहते हैं। इसे सुन वो यूनसियोल की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है, मैं तुम्हें चूज करता हूं। इसे सुन मास्टर कहते हैं, लेकिन वो तो अभी यहां पर आया है। इस पर ब्योक हानसुंग कहता है, आपने ही कहा था कि मैं किसी को भी चूज कर सकता हूं। आगे से मास्टर कहते हैं, तुम कमीने, आखिर तुम उसके साथ फाइट करके क्या ही सीख पाओगे? तुम किसी और को चूज कर लो। तभी यूनसियोल कहता है, मैं उससे फाइट करने के लिए तैयार हूं। इसे सुन वो दोनों भी उसी की तरफ देखने लगते हैं। आगे यूनसियोल कहता है, मैं डुअल करूंगा। मैंने एलिमेंट्री ट्रायल चैम्बर में मास्टर जिन गग से स्वॉर्ड कैसे यूज करना वो सीखा हुआ है। अगर मैं इसके सामने फाइट करूं तो मैं फास्टर तरीके से सीख पाऊंगा। इसे सुन मास्टर मन में कहता है, ये लड़का अपनी आधी अधूरी सीखी एलिमेंट्री चैम्बर की स्किल्स को लेकर इतना ज्यादा ईगो दिखा रहा है। और एक गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है और वैसे भी खुद की एबिलिटीज को पहचान पाना ये भी एक मार्शल आर्टिस्ट की खूबी है। मैं होप करता हूं कि तुम इतने स्किल्ड हो कि एडवांस चैम्बर में जा पाओ। यूनसियोल को अपने सामने स्वॉर्ड पकड़े देख हानसुंग कहता है, लगता है मेरा लक काफी ज्यादा अच्छा है जो मुझे ये मिल गया। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर ग्रीट करते हैं। आगे से ब्योक हानसुंग कहता है, बच्चे, तुम में काफी ज्यादा गट्स हैं, लेकिन तुम्हें बहुत कुछ चाहिए इस मुरिम वर्ल्ड में सरवाइव के लिए। और पागलों के जैसे हंसने लगता है। तभी उनकी फाइट शुरू हो जाती है। हानसुंग बड़ी तेजी से अपनी स्वॉर्ड लेकर यूनसियोल पर धावा बोल देता है और एक अटैक करता है जिसे यूनसियोल नीचे झुककर डॉज कर लेता है। इसे देख वो फिर से अटैक करते हुए कहता है, नॉट बैड, लेकिन उसके इस अटैक को भी यूनसियोल अपनी स्वॉर्ड की मदद से ब्लॉक कर देता है। अटैक रोके रखने में यूनसियोल को काफी तकलीफ हो रही थी। इसे देख हानसुंग मन में कहता है, ये सेंसेशन जब हमारी स्वॉर्ड्स आपस में टकराती है, लगता है वो कोई कंप्लीट बिगिनर नहीं है। तभी वो अपनी स्वॉर्ड से झटक यूनसियोल को पीछे हटा देता है और हंसते हुए कहता है, यूफल, मैं तुम्हें अब मेरी फायर रेन थंडरिंग स्वॉर्ड को दिखाता हूं। इतना कहकर वो फायर रेन थंडरिंग स्वॉर्ड को यूज कर यूनसियोल पर काफी सारी थंडर स्लैशेस लगाने लगता है।
यूनसियोल को परेशानी में देख वो काफी खुश था, लेकिन यूनसियोल उसके हर एक अटैक से काफी नजदीक से डॉज कर रहा था। इसे देख हानसुंग और ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है, वो कमीना मेरे सारे अटैक को डॉज कर रहा है। तभी मास्टर को दिखाते हैं, वो अपने मन में कहते हैं, ब्योक हानसुंग वो स्वॉर्ड के साथ उतना ज्यादा स्किल्ड नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो लड़का वो स्पीड के साथ सिर्फ डॉजिंग ही नहीं कर रहा, ऐसे लगता है कि वो आने वाली एक मूव को पहले से ही प्रिडिक्ट कर रहा है। क्या उसने सच में वाइल्ड बीस्ट पाथ को सीखा है? वाइल्ड बीस्ट पाथ एलिमेंट्री मार्शल आर्ट है वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन की, जिसे सीखना और परफॉर्म करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। जो पर्सन मार्शल आर्ट में मोस्ट एक्सपीरियंस हो वो इसे सीख सकता है। भले ही वो जीनियस गिफ्टेड बाय हेवन हो, फिर भी वो सिर्फ 2 वीक्स में इसे सीख नहीं सकता। तभी वो अपना पैर पटकते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ सिर्फ डॉजिंग करने आए हो? ये डुअल तुम्हारे रिफ्लेक्सेस देखने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स को चेक करने के लिए है। इसे सुन यूनिसियोल अपनी स्वॉर्ड को पकड़ अपना फाइटिंग स्टांस ले लेता है और आगे देख एक एनर्जी स्लैश कर देता है, रेड इंटरनल एनर्जी। किया वो अटैक। उसे देख बाकी सभी डिसाइपल्स शॉक्ड हो गए थे, लेकिन हानसुंग यूनसियोल के अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है। वो कहता है, फायर रेन 13 फॉर्म, क्या तुम बस यही कर सकते हो? तभी भीड़ में से एक लड़का कहता है, ये फायर रेन 13 फॉर्म से काफी ज्यादा अलग है। आगे से हानसुंग हंसते हुए कहता है, तुम्हारे ऐसे अटैक्स को मैं आंखें बंद करके भी डॉज कर सकता हूं। तभी यूनसियोल का अटैक बिल्कुल उसके कान के पास से बालों को चीरते हुए जाता है। इसे देख हानसुंग भी शॉक्ड हो गया। यूनसियोल के अटैक्स को रोकते हुए मन में कहता है, क्या ये सच में फायर रेन 13 फॉर्म है? कमीने, तू अब तक अपनी स्किल्स को हमसे छुपाए हुए था। क्या इसीलिए मुझे चिढ़ाने के लिए फायर रेन 13 फॉर्म के वेरिएंट को यूज कर रहा है? वो ये सब कर रहा है ताकि इंस्ट्रक्टर उसे नोटिस कर सके और वो एडवांस चैम्बर में जा सके। शिट, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा। तभी वो अपने दांतों को क्लिंच कर कहता है, सिर्फ मैं हूं जो यहां पे एडवांस में जाऊंगा। इतना कहकर वो अपने असुरा सोर्ड स्टाइल के ब्लड शैटरिंग स्ट्राइक को यूज कर यूनसियोल पर अटैक कर देता है। इसे देख मास्टर कहते हैं, ये तो असुरा स्वॉर्ड सेक्ट का लेथल मूव है। मैंने कहा नहीं था कि सिर्फ फायर स्वॉर्ड को यूज करो। लेकिन वो लड़का, उसने इस सिचुएशन में भी अपना बैलेंस बनाए हुए है। इसे देख लगता है मे बी सच में इस लड़के ने वाइल्ड बीस्ट को सीखा होगा। आगे से हानसुंग अटैक करते हुए कहता है, तुम काफी अच्छे से डॉज करते हो कमीने, लेकिन ये तुम्हारा एंड है। तभी वो अपनी ब्लडी विंड वार्डिंग मून टेक्निक को यूज कर यूनसियोल पर अटैक कर देता है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसे देख डिसाइपल के साथ साथ मास्टर भी शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ उधर ही देख रहे थे, क्योंकि यूनसियोल ने अपने फायर रेन 13 फॉर्म इन्फिनिट एंड बाउंडलेस को यूज कर अपनी स्वॉर्ड सीधा हानसुंग के सीने में घुसा दी थी, जिसकी वजह से हानसुंग खून की उल्टी करते हुए फ्लोर पर धड़ाम से गिर जाता है। यूनसियोल खामोश अपनी जगह पर बस खड़ा था। तभी वो नीचे पड़े हानसुंग की तरफ एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखने लगता है। बाकी डिसाइपल्स भी अचानक से हुए इस इंसिडेंट की वजह से शॉक्ड में थे। वो कहता है, क्या सच में हानसुंग मर गया? तभी यूनसियोल आगे बढ़कर अपनी स्वॉर्ड वापस रख देता है। मास्टर हानसुंग के पास आकर देखते हुए कहते हैं, ये तो मर गया। इसे ठीक वाइटल पॉइंट पर हिट किया गया है, जिसकी वजह से ये एक वार में ही खत्म हो गया। आगे वो यूनसियोल से पूछते हैं, क्या तुम हमेशा से वॉन्डरिंग नाइट पवेलियन के डिसाइपल थे? इस पर यूनसियोल मना कर देता है। आगे से मास्टर कहते हैं, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने वाइल्ड बीस्ट पाथ को बस 2 वीक्स में सीख लिया? आगे से यूनसियोल कहता है, मैंने बस बेसिक्स को ही सीखा है। इसे सुन मास्टर स्मर्क करते हुए कहते हैं, अब क्या वॉन्डरिंग नाइट पवेलियन वालों ने अपने डिसाइपल्स को झूठ बोलना भी सिखाया है? इसे सुन यूनसियोल अपनी सफाई देने लगता है, जिसे बीच में ही रोकते हुए मास्टर कहते हैं, मुझे एक्सक्यूजेस नहीं सुनने, अब इस एरिया को जल्दी से क्लीन करो। बाकी डिसाइपल्स आपस में बातें कर रहे थे। उसने एक नॉर्मल स्पैरिंग सेशन के बीच में मर्डर कर दिया। आखिर ये क्या ही नॉनसेंस है? क्या उसे इसके लिए पनिश नहीं किया जाएगा? इसे सुन मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में अपने ऑनरा को रिलीज कर कहते हैं, भले ही इसका नाम मार्शल चैम्बर है, लेकिन इसको तुम असली समझने की भूल मत करना। ये हेल आइलैंड है। अगर तुम अपनी टेक्निक यूज कर किसी को मारना चाहो तो तुम्हें भी मरने के लिए प्रिपेयर्ड होना होगा। हम जल्द ही नेक्स्ट ट्रायल को शुरू करेंगे। नेक्स्ट ट्रायल को शुरू किया जाता है। बहुत सारे डिसाइपल्स जीत जाते हैं और कई हार जाते हैं। जो डिसाइपल्स जीत गए वो हंसते हुए एडवांस चैम्बर की ओर बढ़ जाते हैं।
और जो हार गए वो मायूस निराश होकर पीछे खड़े थे। तभी मास्टर उनके पास आते हुए कहते हैं, तुम सभी लोगों ने ट्रायल को फेल कर दिया है। अभी यहां से चले जाओ और खुद के लिए किसी और सुइटेबल मार्शल चैम्बर को ढूंढ लो। इस पर आगे से एक डिसाइपल कहता है, ये तो बस एक टेस्ट था, क्या हमें दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा? इस पर मास्टर साफ मना करते हुए कहते हैं, तुमने बिगनिंग ट्रायल को इजीली पास कर लिया क्योंकि तुम फिट थे, लेकिन जब बात फायर रेन स्वॉर्ड सीखने की हो, तुम्हें पोटेंशियल और टैलेंट दोनों ही चाहिए। तुम्हें अपने खून, पसीने और आंसुओं को बहाकर खुद की लिमिट्स को सरपास करना होगा। तुम सब लोग फेल्ड हो गए क्योंकि तुम सब में ये क्वालिटीज नहीं थी। और पीछे कहते हैं, इसलिए यहां से चुपचाप चले जाओ। लेकिन यूनसियोल वहीं पर बिना कुछ बोले खड़ा था। इसे देख मास्टर कहते हैं, तुम यहां से गए क्यों नहीं? इस पर यूनसियोल कहता है, क्या मुझे भी यहां से जाना होगा? आगे से मास्टर कहते हैं, तुमने डुअल को जीत लिया और ट्रायल को भी पास कर दिया, तो तुम एडवांस ट्रायल के लिए जा सकते हो। इस पर यूनसियोल कहता है, मैं यहीं पर रुकना चाहता हूं। इसे सुन मास्टर कहते हैं, आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? आगे से यूनसियोल कहता है, मैंने अभी तक सिर्फ फायर रेन 13 फॉर्म को ही सीखा है। मैंने अभी तक इंटरमीडिएट चैम्बर से कुछ भी सीखा नहीं है। आगे से मास्टर कहते हैं, तुमने वाइल्ड बीस्ट पाथ को सीखा है और असुरा स्वॉर्ड सेक्ट की टेक्निक को देखा है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने कुछ भी सीखा नहीं? चलो ठीक है, मैं तुम्हें फायर रेन थंडरिंग स्वॉर्ड को सिखाऊंगा, लेकिन मुझे सख्त नफरत है उन लोगों से जो खुद का इंप्रेशन बनाने के लिए डर्टी ट्रिक्स करते हैं। अगर मुझे पता चला कि तुमने फायर रेन 13 फॉर्म के अलावा किसी और टेक्निक को सीखा है, तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। आगे हमें 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। मास्टर बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ आगे देख रहे थे। वो कहते हैं, मैंने लास्ट 4 दिन से इसे ऑब्जर्व किया है, लेकिन उसके पास कोई फंडामेंटल्स नहीं है स्वॉर्ड टेक्निक को लेकर। वो सच में कोई ऐसा है जिसने अभी अभी स्वॉर्ड टेक्निक को सीखना शुरू किया है, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन और कंसंट्रेशन काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। जैसे अगर उसने मार्शल आर्ट्स को नहीं सीखा तो वो मारा जाएगा। और स्मर्क कर कहता है, अब मुझे पता चल रहा है कैसे उसने बस 2 वीक्स में वाइल्ड बीस्ट पाथ को सीखा है। आगे यूनसियोल अपने फायर एंड थंडरिंग स्वॉर्ड के एक्सट्रीम लाइटनिंग टेक्निक को यूज कर परफॉर्म कर रहा था। तभी मास्टर उसको रोकते हुए कहते हैं, तुम अब रुक सकते हो। लगता है तुमने फायर रेन थंडरिंग फॉर्म के प्रिंसिपल्स को अब सीख लिया है। फायर रेन थंडरिंग फॉर्म एक ऐसी टेक्निक है जो क्विकली तुम्हारी बॉडी के अराउंड ट्विस्ट करती है, जिसकी वजह से तुम अपने मूव्स को सीरियलाइज कर सकते हो। लेकिन ऐसा लगता है तुम इस सभी टेक्निक को रियल लाइफ में यूज करना चाहते हो, जैसे तुम किसी को जान से मारना चाहते हो। आगे से यूनसियोल कहता है, क्या यही बेसिक पॉइंट नहीं है स्वॉर्ड टेक्निक की? तुम्हें बहुत ज्यादा मर्डरस इंटेंट चाहिए डेमोनिक मार्शल आर्ट को सीखने के लिए, ताकि तुम हायर रेल्म ऑफ मार्शल आर्ट तक पहुंच पाओ। तभी मास्टर यूनसियोल के सिर पर पॉइंट करते हुए कहते हैं, जो मर्डरस इंटेंट तुम्हारे माइंड में है, अगर तुम इससे जल्दी छुटकारा नहीं पाओगे तो तुम बस एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट बन जाओगे जो सिर्फ दूसरों को हार्म करता है। इसे सुन यूनसियोल अपने मन में कहता है, मास्टर भी बिल्कुल सेम चीज कह रहे हैं जो इंस्ट्रक्टर जिन गक ने मुझसे कही थी। आगे मास्टर बताते हैं, मेरी पास्ट लाइफ में मैं भी तुम्हारे जैसे ही मर्डरस इंटेंट को अपने हार्ट में लिए जीता था, जिसकी वजह से मेरे सामने आने वाली हर एक चीज को मैंने काट डाला, लेकिन उसकी वजह से मैंने अपनी ऑनर और प्राइड को खो दिया और मैं अपनी ही मार्शल आर्ट को प्रूव करने में फेल हो गया। भले ही ये टेक्निक किसी को जान से मारने के लिए बनाई गई हो, लेकिन तुम्हें अपने मर्डरस इंटेंट को खुद से अलग करना होगा। इसे सुन यूनसियोल अपनी यादों में खो जाता है। वो बचपन की बात को याद करता है कि कैसे ग्रैंडफादर ने कहा था, कभी अपने गुस्से को खुद पर हावी मत होने देना। तभी यूनसियोल कहता है, आखिर आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? इस पर मास्टर कहते हैं, मैंने तुम्हें ये सब बताया क्योंकि मैं तुम में खुद की परछाई को देखता हूं और मैं नहीं चाहता जो गलतियां मैंने की उसे तुम भी करो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? आगे से यूनसियोल कहता है, मेरा नाम बू यूनसियोल है। अच्छा, तो क्या तुम ही वो लड़के हो जिसने सेकंड ट्रायल को सरवाइव किया है, जिसे जिनगक ने मेंशन किया था? लेकिन तुम्हारा आगे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस पर यूनसियोल कहता है, वो क्या है मास्टर? आगे मास्टर बताते हैं, तुम्हारे पास बेसिक्स की कमी है। तुम्हारे सभी कॉम्पिटिटर्स ने मार्शल आर्ट्स को सीखा है जब से वो यंग थे। अगर तुम एडवांस चैम्बर में फायर रेन स्वॉर्ड को अच्छे से नहीं सीखोगे तो ये गैप और भी ज्यादा वाइडन हो जाएगा।
इसके लिए तुम्हें बेसिक मार्शल आर्ट को जल्दी से मास्टर करना होगा ताकि तुम अपनी फंडामेंटल फाउंडेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सको। इसीलिए अभी से मैं तुम्हें सिखाऊंगा अनराइवल्ड लाइटनिंग एंड थंडर टेक्निक, जिसे मैंने खुद से बनाया है। लेकिन मैंने अपने हाथ की सारी नर्व्स डिस्ट्रॉय कर दी क्योंकि मैं फेल्ड हो गया और अनराइवल्ड लाइटनिंग एंड थंडर टेक्निक को अच्छे से मास्टर नहीं कर पाया। अगर कुछ गलत हुआ तो तुम अपना कंट्रोल खो दोगे, जिसकी वजह से तुम अपना पूरा बाजू ही इंजर्ड कर लोगे। तुम एडवांस चैम्बर में नहीं जा पाओगे, बल्कि यहीं पर क्रिपल्ड होकर पड़े रहोगे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? इसे सुन यूनसियोल सोचते हुए कहता है, मेरा हाथ। तभी वो ग्रीट करते हुए कहता है, मैं तैयार हूं। अगर मुझे अपना रिवेंज लेने के लिए अपनी सोल को भी गिव अप करना पड़े तो मैं करूंगा। आगे यूनसियोल बताता है, मुझे 1 महीना लगा अनअराइवल्ड लाइटनिंग एंड थंडर टेक्निक को सीखने के लिए। मास्टर ने कहा, ये मैंने बहुत जल्दी इसे सीख लिया, लेकिन ये मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा टाइम था। एलिमेंट्री चैम्बर की बेसिक मार्शल आर्ट और इंटरमीडिएट चैम्बर से स्वॉर्ड आर्ट सीखने के बाद अब ये टाइम है एडवांस चैम्बर में जाने का। इतना कहकर यूनसियोल गेट खोलकर अंदर आता है। बाकी सभी लड़के उसी की तरफ देखने लगते हैं। मास्टर भी अपनी टीचिंग छोड़ यूनसियोल को बड़ी बारीकी से देखते हैं। तभी यूनसियोल कहता है, ये एडवांस चैम्बर सच में काफी ज्यादा डिफरेंट ऑनरा एमिट कर रहा है। मुझे ट्रेनीज में एक डिफरेंट फेरोसिटी महसूस हो रही है। कोई भी मेरी तरफ नीच भाव से नहीं देख रहा। क्या ये सब इसलिए क्योंकि मैंने ब्योक हानसुंग को मार डाला? मरी हुई लाशों को साफ करना इस काम को काफी नीचा समझा जाता है। वहीं पे अगर किसी को मार डालो तो तुम्हें इसके लिए प्रेज किया जाता है। तभी आगे से एडवांस चैम्बर के मास्टर कहते हैं, तो तुम बू यूनसियोल हो, मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है। मैं अभी लेसन को शुरू करने ही वाला था, तुम यहां पर आकर बैठ जाओ। जैसे कि अब हमारे पास एक न्यू ट्रेनी है, तो मैं सेंट्रल रीडिंग ऑफ फायर, रेन स्वॉर्ड और 7 टीचिंग्स को फिर से एक्सप्लेन करूंगा। वो बताते हैं, पावर तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट में बैलेंस होनी चाहिए, इसलिए बैलेंस स्टांस पर फोकस करो। अपनी चेस्ट को पुल करो और बैक को पीछे धकेलो। अपनी पूरी एनर्जी को सिंगल स्ट्राइक में यूज मत करो। इसे सुन यूनसियोल मन में कहता है, ओह अच्छा, अगर मैं इंटरमीडिएट चैम्बर में एडवांस मार्शल को नहीं सीखता तो मैं इसे कभी समझ नहीं पाता। तभी वो कहते हैं, हमारी आज की वर्बल टीचिंग्स यहाँ पर खत्म होती है। बू यूनसियोल, तुम मुझे फॉलो करो। इस पर यूनसियोल भी शांति से हाँ कहता है। आगे हमें दिखता है मास्टर और यूनसियोल गार्डन से जा रहे थे। आगे मास्टर पेड़ की डाल को छूते हुए कहते हैं, यहाँ पर एक ऐसी भी रेल्म है जहाँ बिना स्वॉर्ड वाला पर्सन भी स्वॉर्ड वाले पर्सन को हरा सकता है। एग्जैक्टली कहूँ तो एक ऐसा पर्सन जिसे स्वॉर्ड आर्ट के लिए स्वॉर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। तभी वो उसी पेड़ की डाल में अपनी डाल यूनसियोल की तरफ पॉइंट कर कहते हैं, मुझे तुमसे ये पूछना था, अगर अभी के जैसे तुम पर अचानक से अटैक हो जाए और तुम्हारे पास खुद की स्वॉर्ड भी ना हो, तो तुम खुद को कैसे बचाओगे? जब तुम इंटरमीडिएट चैम्बर में थे, तब यहाँ के ट्रेनीज ने शाइनिंग मिस्टीक, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द फायर रेन स्वॉर्ड को सीख लिया है। अगर तुम्हें मैं क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रहा, तो मैं तुम्हें टीच नहीं करूंगा। इसलिए सोच समझकर जवाब देना। इसे सुन यूनसियोल अपनी आंखें बंद कर सोचते हुए कहता है, अगर मेरे हाथ में कोई स्वॉर्ड नहीं है। तभी वो अचानक से अपनी आंखें खोलता है और अपने हाथ से झपट्टा मारते हुए कहता है, तो मैं अपने अपोनेंट की स्वॉर्ड को छीन लूंगा। लेकिन मास्टर बड़ी स्पीड से साइड में हो जाते हैं और यूनसियोल आगे बढ़ जाता है। आगे मास्टर कहते हैं, तुम्हारी चॉइस काफी हेस्टी है। आगे से यूनसियोल पीछे मुड़कर कहता है, इम्पॉसिबल। आखिर वो वहां पर कब गए? और फिर से उस डाली को छीनने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा वो मेरे अटैक को डॉज कैसे कर रहे हैं। मैं कितनी भी कोशिश करूं उन्हें पकड़ नहीं पा रहा हूं। यहां तक कि मैं उनकी मूवमेंट को भी फॉलो नहीं कर पा रहा। अगर मैंने उन्हें अभी इंप्रेस नहीं किया तो मैं एडवांस चैम्बर में टिक नहीं पाऊंगा। मैं अपने वाइल्ड बीस्ट पाथ को फुलेस्ट पोटेंशियल पर यूज करूंगा और उनके फ्लो ऑफ डायरेक्शन को रीड लूंगा, भले ही ये सिर्फ एक बार ही क्यों ना हो। तभी यूनसियोल का हाथ बस उस डाली को छूने ही वाला था। तभी मास्टर उसी डाली को यूज कर एक हल्के से झटके से यूनसियोल को पीछे फेंक देते हैं। यूनसियोल लुढ़कता हुआ पीछे जमीन पर जा गिरता है और खांसते हुए उठने लगता है। तभी मास्टर उसके पास आकर कंधे पर हाथ रख हंसते हुए कहते हैं, तुम पास हो गए। इसे सुन यूनसियोल मन में कहता है, मैं पास हो गया, लेकिन मैंने तो उन्हें टच भी नहीं किया, तो फिर ये सब कैसे? आगे से मास्टर कहते हैं, तुम कल से शाइनिंग मिस्टीक टेक्निक सीखोगे तो मॉर्निंग में जल्दी आ जाना।
यूनसियोल भी उन्हें ग्रीट कर कहते हैं, ठीक है, मैं समझ गया मास्टर, और वहां से पलटकर जाने लगता है। उसे जाता देख मास्टर अपने हाथ की डाली को पकड़ कहते हैं, ये काफी ज्यादा अच्छा था, एक बच्चा भी एक भेड़िया हो सकता है। और हंसते हुए कहते हैं, मेरी तुमसे बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, बू यूनसियोल। आगे यूनसियोल चलते हुए जा रहा था। वो मन में कहता है, आज का लेसन खत्म हो गया, अब मैं रेस्ट कर सकता हूं या फिर अपनी ची सर्कुलेट कर सकता हूं। अगर मैं सेकंड ट्रायल में जो हुआ उसके बारे में सोचूं तो किसे पता कब फाइट्स शुरू हो जाए। मुझे उसके लिए प्रिपेयर होना होगा। तभी उसे जंगल में कुछ सेंस होने लगता है। वो कहता है, वहां पर कोई है, और आंखें बंद सेंस करते हुए कहता है, आखिर वो कितने लोग हैं, 1 2 3 या फिर 4। तभी झाड़ियों से 5 डिसाइपल बाहर निकलकर आते हैं। तभी एक डिसाइपल कहता है, बू यूनसियोल, तुम इंटरमीडिएट चैम्बर में कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे थे। इसके लिए अब हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। जैसे कि तुमने पहले ही एक को मार डाला तो हमें ब्लेम मत करना। हम पांचों जीनियस अमंग द जीनियस हैं, जिसे 5 पीक स्वॉर्ड्स कहते हैं, तो तुम्हें खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। यूनसियोल बिना कुछ बोले सीरियसली देखते हुए मन में कहता है, नहीं, वहां पर एक और पर्सन है, और फाइटिंग स्टांस ले लेता है। इसे देख वो पांचों चिल्लाते हुए कहते हैं, कमीने, तेरी हिम्मत कैसी हुई? क्या तुम सच में हमसे फाइट लड़ना चाहते हो? तभी उसी लड़के को एक झटका लगता है। पीछे से एक लड़के ने अपनी स्वॉर्ड को उसके गले में घुसा दिया था, और बस एक अटैक में वो नीचे गिर जाता है। बाकी चारों लड़के घबराते हुए उसे देख उसका नाम चिल्लाते हैं, सियो मिहवा। तभी वो सियो मिहवा कहता है, बू यूनसियोल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आगे सियो जिन्हा एक कोल्ड लुक के साथ कहता है, फक ऑफ, मुझे तुम लूजर्स से कुछ काम नहीं है। उसकी धमकी को सुन बाकी लोगों की फट जाती है, और वो लोग दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। आगे से यूनसियोल मन में कहता है, ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सियो जिन्हा उन्हें देखकर कहता है, भाग गए डरपोक, और तीखी नजर से यूनसियोल की तरफ देखने लगता है। वो कहता है, मैं तुमसे डायरेक्टली पूछता हूं, बू यूनसियोल, आखिर तुम किस साइड पर हो? यूनसियोल को समझ नहीं आता कि सियो जिन्हा क्या बोल रहा है। तभी हमें मास्टर को दिखाया जाता है। वो कहते हैं, तुम सभी ने अभी फायर रेन स्वॉर्ड की फर्स्ट टेक्निक को सीखा है। तुम सिर्फ तभी टेक्निक को पूरी तरह मास्टर कर सकते हो जब तुम खुद उसे बनाओ, और इसके लिए तुम सबको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तभी वो बू यूनसियोल को आवाज लगाते हैं और कहते हैं, तुम इसे ट्राई करके देखो। इसे सुन यूनसियोल अपनी स्वॉर्ड लेकर खड़ा हो जाता है। वो खुद को शांत करते हुए एक गहरी सांस लेता है, और खुद को तैयार करते हुए अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। वो अपनी स्वॉर्ड को काफी तेजी से घुमा रहा था और फिर अपनी टेक्निक को खत्म करता है। यूनसियोल की स्वॉर्ड टेक्निक की वजह से फ्लोर पर स्वॉर्ड के निशान छप गए थे। इसे देख मास्टर मन में कहते हैं, ये काफी ग्राउंडेड और प्रीसाइज टेक्निक है, लेकिन उसने इसे एक ऐसी टेक्निक बना दी जो सिर्फ मर्डरस इंटेंट से भरी हुई है। तभी वो कहते हैं, यूनसियोल, तुम वापस आ जाओ। नेक्स्ट सियो जिन्हा, तुम यहां पर आकर अपनी टेक्निक को परफॉर्म करो। इसे सुन सियो जिन्हा अपनी जगह उठकर आगे आने लगता है। यूनसियोल उसे काफी बारीकी से देख रहा था। तभी सियो जिन्हा अपनी स्वॉर्ड को पकड़ अपने डार्क ऑनरा को रिलीज करता है। इसे देख यूनसियोल कहता है, ये है सियो जिन्हा। उसने ऐसी टेक्निक को शो कराया जो कि बिल्कुल मेरी टेक्निक को अपोज करती है, जैसे वो मुझे किसी बात के लिए वॉर्न करना चाहता हो। तभी सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। यूनसियोल कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या? किसकी साइड में हूं? इस पर सियो जिन्हा चिल्लाते हुए कहता है, ये डम्ब एक्टिंग बंद करो, क्योंकि मुझे पता है यहां पर हर कोई डेमोन मास्टर बनने के लिए नहीं आया है। इसे सुन यूनसियोल सोच में पड़ गया था। वो कहता है, 10 डेमोनिक सेक्ट की मार्शल आर्ट सीखना ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन पार्टिसिपेटिंग का एक्चुअल रीजन काफी ज्यादा टेरिबल है, क्योंकि ये भले ही एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन साथ ही साथ किसी को पकड़ने के लिए बिछाया हुआ एक सीक्रेट ट्रैप भी है। तभी वो कहता है, क्या यहां पर कोई स्पाई है? इसे सुन सियो जिन्हा मन में कहता है, उसकी फेस एक्सप्रेशन और टोन को देख नहीं लगता वो झूठ बोल रहा होगा, और अपनी स्वॉर्ड नीचे कर कहता है, वो तुम नहीं हो, मैं बस तुम्हारे साथ फन कर रहा था। और पीछे मुड़ जाते हुए कहता है, आज से आउट ऑफ लाइन एक्ट करना बंद कर दो। अगर तुम ऐसे ही मेरा दिमाग खाते रहे तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। और वहां से चला जाता है। यूनसियोल अपनी ही सोच में डूबा था। वो कहता है, एक स्पाई?
लगता है यहाँ पर मैंने जितना एक्सपेक्ट किया उससे काफी अलग कुछ चल रहा है। ये बात सेंस भी बनाती है क्योंकि मैं बस अकेला वॉन्डरिंग बीस्ट पवेलियन और फायर रेन स्वॉर्ड सेक्ट की मार्शल आर्ट सीखने में बिजी था। लगता है मुझे उसके बारे में और नहीं सोचना चाहिए। वो कोई स्पाई हो या डेमोनिक मार्शल आर्टिस्ट, मुझे उससे फाइट तो करनी ही होगी। और ये सब जल्द ही शुरू होने वाला है। तभी हमें एक चूहे को दिखाया जाता है जिस पर एक बाज झपट्टा मारकर उसे उड़ा ले जाता है। तभी कोई टेबल पर हाथ पटकते हुए कहता है, आज ट्रेनिंग का आखिरी दिन होगा, ऐसा मार्क कर दो। आगे मास्टर को दिखाया जाता है, वो कहते हैं, मुझे पता है तुम में से बहुत से लोगों को लॉ सीखना काफी बोरिंग लगता होगा, लेकिन मार्शल सीखना इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस पर एक्ट भी करो। मुझे यकीन है मैंने जो भी लॉ तुम्हें सिखाया है उसे अच्छे से एनालाइज करोगे और मुरिम वर्ल्ड को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह सर्व करोगे। तो फिर ठीक है, तुम्हारी आगे की जर्नी के लिए गुड लक। तभी घंटी की आवाज होती है जो पूरे हेल आइलैंड में गूंजने लगती है। इसे सुन डिसाइपल कहते हैं, आखिर अब ये क्या हो रहा है? तभी मास्टर जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, ये राइट टाइम है। तुम्हें जल्दी से जल्दी स्टोन माउंटेन जो हेल आइलैंड के सेंटर में है वहां पे जाना होगा। आगे हमें स्टोन माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। सारे डिसाइपल्स वहां पर लाइन में खड़े थे और उनके सामने खड़े थे हेड इंस्ट्रक्टर। तभी उनका सबॉर्डिनेट कहता है, सारे डिसाइपल्स यहां पर आ गए हैं। यूनिसियोल भी वहां पर खड़ा उन्हीं की देख रहा था। तभी हेड इंस्ट्रक्टर एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, तुम्हारा थर्ड ट्रायल अब शुरू किया जाता है।